वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस किए थे लोग बहुत सारा क्वेश्चंस। इस लेक्चर वीडियो में देखेंगे बहुत सारा मेथड क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जिस तरीके का हमारा क्वेश्चन होगा उसे हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इस लेक्चर वीडियो में हम काफी सारा मेथड देखने वाले हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और इस लेक्चर वीडियो को सिर्फ और सिर्फ आपको देखना नहीं है, काफी ज्यादा ध्यान से देखना है। अगर इस लेक्चर वीडियो को आप समझ गए तो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में जितना भी क्वेश्चन जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं आप खुद से बहुत ही आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये जो लेक्चर वीडियो है हमारा वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह का सवाल को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारा इस तरह का सवाल है तो उसे हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारा इस तरह का सवाल है तो उसे हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस लेक्चर वीडियो को आप काफी ज्यादा ध्यान से देखिएगा। इस लेक्चर वीडियो को आप काफी ज्यादा ध्यान से देखिएगा और इस लेक्चर वीडियो में हम काफी सारा क्वेश्चन देखने वाले हैं। एट द एंड हम क्वेश्चन से ही सीखते हैं ना, क्वेश्चन से ही सीखते हैं ना। समझ में आ रहा है आपको बात? तो कहने को तो ये थ्योरेटिकल लेक्चर वीडियो है हमारा, बट इस लेक्चर वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही देख रहे होंगे। एट द एंड हम क्वेश्चन से ही सीखते हैं कि कैसे हम सवाल को सॉल्व करते हैं। सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट अगर आपको बता देते तो उससे क्या काम बनने वाला है? ना, बिल्कुल भी नहीं। जब तक आप एक्चुअल में क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करते कैसे हैं। तो इस लेक्चर वीडियो में हम काफी सारा क्वेश्चन क्यों सॉल्व कर रहे हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस तरह का क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। समझ रहे हैं? तो ये कहने को थ्योरेटिकल लेक्चर वीडियो है, लेकिन इस लेक्चर वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे होंगे। क्वेश्चन से ही एट द एंड हम सीखते हैं। हम नहीं चाहते कि सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट आपको बता दे और आपसे बोल दे कि क्वेश्चन सॉल्व करके लाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है कि हम काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं, तो सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट से काम नहीं बनने वाला। इसलिए काफी ज्यादा क्वेश्चन हम इस लेक्चर वीडियो में देखेंगे। क्यों? क्योंकि एट द एंड आप क्वेश्चन से ही सीखते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही काम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये मेथड को हम ऐसे लगा सकते हैं। क्योंकि सिर्फ मेथड बताने से काम नहीं चलने वाला, उस पर क्वेश्चन किस तरह का आता है और उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर में हम बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे। आई रिपीट, इस लेक्चर में बहुत सारा हम क्वेश्चन देखेंगे और उनसे सीखेंगे कि अगर इस तरह का सवाल आया तो उसे हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह का सवाल आया तो उसे हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला आने वाला कुछ लेक्चर वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे होंगे, जिसे आपको खुद से पेन पेपर उठा करके सॉल्व करके आना है। ठीक है? तो सारा का सारा मेथड तो इस लेक्चर वीडियो में नहीं देख सकते, बट जितना हो सकता है इस लेक्चर वीडियो में देखते हैं और फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, उसका नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, और जरूरत पड़ा तो उसका नेक्स्ट में भी देख लेंगे। फिर उसके बाद जो बचा हुआ मेथड है वो भी हम देख लेंगे और फिर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में क्या है? हमारा क्वेश्चन ही तो है। थ्योरेटिकल पॉइंट क्या है हमारे पास? कुछ भी नहीं। क्या है हमारे पास? कुछ है क्या थ्योरेटिकल पॉइंट? ना। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन अगर देखा जाए अच्छे से तो ये हमारा एक टॉपिक भी नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े है ना आप, हमसे ही पढ़े होंगे। अगर वो आपको समझ में आ गया तो ये एक तरीके से कोई टॉपिक है ही नहीं। बट इसे एक सेपरेट टॉपिक की तरह क्यों पढ़ रहे? क्योंकि इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछता है इसलिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एग्जामिनर इससे सवाल पूछता है। ठीक है, अब इससे ज्यादा बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट आएंगे सवाल पर। देखिए, जैसे इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ऊपर में आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा क्या? मेथड नंबर 1 बाय फैक्टराइजेशन। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं। आप फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने का क्या मतलब है? डायरेक्ट इसे हम सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा। देखेंगे यहां पर क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 प्लस साइन एक्स और इधर इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। अगर अच्छे से इसे आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस साइन एक्स और इधर 2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस √3 प्लस 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर आप तो बोल रहे हैं इसे फैक्टराइजेशन से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कैसे? फैक्टर कैसे बनाएंगे इसका? इधर तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कैसे बढ़े। हाँ, एक चीज समझ में आ रहा है। इधर क्या है हमारा? 1 प्लस साइन एक्स। क्या राइट हैंड साइड आपको 1 प्लस साइन एक्स दिख रहा है? आप बोलेंगे ना, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है छुपा हुआ है। कैसे? देखेंगे यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स है। इसे क्या हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं?
आप बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं। 1 को क्या 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं? आप बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं। क्या ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी ए प्लस बी। अब आपको दिख गया होगा राइट हैंड साइड भी 1 प्लस साइन एक्स और लेफ्ट हैंड साइड भी 1 प्लस साइन एक्स। अगर सबको एक तरफ लाए, इसे आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए, तो क्या बनेगा आपका? 1 प्लस साइन एक्स और इधर क्या है? 2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस √3 प्लस 1। और इधर से ये आएगा तो क्या बनेगा हमारा? -1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। अब इन दोनों में 1 प्लस साइन एक्स हमारा कॉमन है, तो उसे कॉमन उठा लेंगे, तो अंदर में क्या बचेगा? 2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस √3 प्लस 1। और इधर से माइनस टाइम्स ऑफ दिस 1, तो क्या बनेगा हमारा? -1 माइनस प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। यहां पर देख सकते हैं 1 और इधर से 1 गया, माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स गया, क्या बचा हमारे पास? 1 प्लस साइन एक्स 2 कॉस एक्स माइनस √3 इक्वल टू 0। √3 इक्वल टू 0। अब देखिए, अब तो ये दो फैक्टर आपको क्लियरली दिख रहा होगा। अब भी कोई दिक्कत है क्या देखने में? आप बोलेंगे नहीं सर, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। देखिए, अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होने का क्या मतलब है? इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होने का मतलब है कि या तो हमारा 1 प्लस साइन एक्स 0 है, या फिर 2 कॉस एक्स माइनस √3 हमारा 0 है। अगर 1 प्लस साइन एक्स 0 हुआ तो यहाँ से क्या आ जाएगा? साइन एक्स इक्वल टू -1, और 2 कॉस एक्स माइनस √3 0 हुआ तो यहाँ से क्या आ जाएगा? कॉस एक्स इक्वल टू √3/2। साइनस का वैल्यू -1 कहां पर होता है हमारा? 2n पाई माइनस π/2 पर। और √3/2 0 से पाई के बीच कॉस का वैल्यू √3/2 कहां पर होता है हमारा? π/6 पर। तो यहां से हम बोल सकते हैं x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/6। तो इस तरीके से आप काफी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो गया? आप लिख लेंगे यहां पर। यहां से क्या आया हमारा? x इक्वल टू 2n पाई माइनस π/2 और x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये सब छोटा छोटा बात लिख के अच्छा लगता है ना? आप चाहे तो लिख सकते, नहीं चाहे तो नहीं लिख सकते, क्योंकि ये सब्जेक्टिव पेपर नहीं है ना। कौन देख रहा है यहाँ पर? कोई भी नहीं देख रहा है ना। तो आपका मन हो तो लिखे, नहीं मन हो तो नहीं लिखे। हाँ, एट द एंड आपको समझ में आना चाहिए कि आपका आंसर क्या आया। क्या आया हमारा? 2n पाई माइनस π/2 और 2n पाई प्लस माइनस ऑफ π/6। तो इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, कभी भी आपको फैक्टर बना करके क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो पीछे मत हटिएगा, फैक्टर बना के आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? इस तरह का सवाल अगर फिर से आएगा तो कोई दिक्कत सॉल्व करने में ना, इस तरीके से आप फैक्टर बना के सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा मेथड नंबर 1। कुछ और क्वेश्चन देखे क्या? देखिए, आप बोले हैं कि एक क्वेश्चन से मन नहीं भरा, दूसरा क्वेश्चन दिखाइए। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है, देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमारे पास? सॉल्व दिस वन। इसे हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमारा? ये तो a³ माइनस b³ के फॉर्म में है ना, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, और नीचे में क्या है? 2 प्लस साइन एक्स। राइट हैंड साइड। अच्छा, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखें तो साइन x/2 माइनस कॉस x/2 है। क्या राइट हैंड साइड भी आपको ये दिख रहा है क्या? मुझे दिख रहा है। कैसे? कॉस एक्स को आप क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2।
अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे दिख रहा है। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या बना, साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू, और इसका वैल्यू 1। यहाँ पर 2/2 ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। इसका वैल्यू कितना है हमारा 1, और 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, क्या बना हमारा साइन एक्स, और नीचे में 2 है ना, नीचे में 2, नीचे में 2 प्लस साइन एक्स, और इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है ना, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, और नीचे में 3। तो यहां से हमारा क्या आ गया, साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू, और ये क्या बना हमारा 2 प्लस साइन एक्स, और नीचे में 2 आ जाएगा ना, और पहले से क्या है 2 प्लस साइन एक्स, ये 2 अच्छे से लिखेंगे। इसे भी इस तरफ ले आइए, तो क्या बना हमारा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये क्या है हमारा कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ऐसा करिए ना, माइनस को अंदर ही भेज दीजिए, तो ये हमारा क्या बनेगा साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू अपॉन 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 साइन एक्स, 2 प्लस साइन एक्स, 2 प्लस साइन एक्स गया, तो यहाँ से बनेगा हमारा, दोनों में साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू कॉमन है, उसे पहले निकाल लेंगे। तो इधर बचेगा हाफ और इधर बचेगा 3, तो ये आ जाएगा हमारा 3 प्लस ऐसा करिए ना, इधर कितना आया हमारा हाफ, और इधर साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू अपॉन 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू, और ये बनेगा 3 + 2 टाइम्स साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू, और नीचे में 6 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका वैल्यू अगर आप देखें ना, तो वो हमारा क्या होगा, हमें पता है अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कॉस एक्स का स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ साइन एक्स का स्क्वायर का सम। तो अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, बोले तो अंडर रूट ऑफ 2, और इधर क्या है 3, इधर क्या है 3। तो इसका वैल्यू का अगर बात करें तो वो -√2 से √2 चलेगा, और इधर 2 है ना, तो -2√2, बोले तो -√8, इधर क्या है -√8 से √8। तो ये जो वैल्यू है हमारा वो -√8 से √8 से √8 चलेगा, और उसमें 3 ऐड हो रहा है, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा ना, ये तो 0 कभी हो ही नहीं सकता, ये 0 हो नहीं सकता। आप चाहे तो इधर लिख लेंगे 3 बोले तो √9, इसे आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, इधर 2, और ये वैल्यू हमें पता है -√2 से √2 चलता है, बोले तो कितना आ गया √9 माइनस ये -2 √2, कितना आ जाएगा -√8 से √8। तो ये वैल्यू कभी 0 हो सकता है क्या, √9 में √8 मैक्सिमम ज़्यादा ज़्यादा माइनस भी करेगा, तो क्या माइनस करेगा √8 माइनस करेगा, कभी भी 0 नहीं हो सकता, 0 से ये बड़ा ही होगा। इसका अगर मिनिमम वैल्यू का अगर बात करें तो वो कितना हो जाएगा √9 माइनस √8, तो ये वैल्यू आपका कभी भी 0 नहीं हो सकता। बचा ये, यही फिर हमारा 0 होगा। अगर ये 0 हुआ तो यहाँ से हम बोल सकते हैं यहाँ पर तो जगह खत्म हो गया, तो हमें एक स्लाइड ऐड करना पड़ेगा, रुक जाइएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा, ये 2 ना। यहाँ तक समझ में आ गया था ना आपको।
हाँ, ये वैल्यू तो आपका 0 हो नहीं सकता है। फिर बचा आपका ये वैल्यू, तो यहाँ से बोल सकते हैं साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू इक्वल टू 0। बोले तो साइन एक्स बाई टू इक्वल टू कॉस एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू को अगर इस तरफ लाए तो क्या बनेगा, साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू इक्वल टू 1। साइन अपॉन कॉस क्या होता है हमारा, टेन होता है ना, टेन एक्स बाई टू इक्वल टू 1, बोले तो टेन पाई बाई 4। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि एक्स बाई टू जो है हमारा वो क्या होगा, एन पाई प्लस पाई बाई 4। तो जो एक्स है हमारा वो क्या बनेगा, 2n पाई प्लस पाई बाई 2, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। n क्या है हमारा, इंटीजर है। तो इस तरीके से हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो अब आपको एक आइडिया लग गया हो कि किस तरीके से हम फैक्टराइज करके सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप अच्छे से देखें तो क्या ये साइन में क्वाड्रेटिक नहीं है क्या हमारा, आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल भी है। तो इस तरह का क्वाड्रेटिक फॉर्म में अगर आपको कभी भी सवाल दिखे, चाहे वो साइन में हो, कॉस में हो, टैन में हो, तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं देखेंगे यहाँ पर। कई बार ये भी हो सकता है ना कि डायरेक्ट आपको क्वाड्रेटिक में नहीं दिखे, लेकिन थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करने के बाद आपको समझ में आ जाए कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो उसे आप क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व करें। नॉर्मल एक क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व करें ना, क्या दिक्कत है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमारा, 2 साइन स्क्वायर एक्स और 11 साइन एक्स को उस तरफ ले जाए तो क्या बनेगा हमारा, माइनस 11 साइन एक्स, माइनस 5 उस तरफ जाके क्या बनेगा, प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म में, और क्वाड्रेटिक हमें सॉल्व करना आता है ना, कैसे सॉल्व करते हैं हम देखेंगे यहाँ पर। 2 इंटू 5 10, तो ये हमारा बनेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 10 साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर हम 2 साइन एक्स कॉमन ले ले तो अंदर में क्या बचेगा, साइन एक्स माइनस 5। अगर माइनस कॉमन ले ले तो अंदर में क्या बचेगा हमारा, साइन एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, साइन एक्स माइनस 5 कॉमन उठा ले तो अंदर में क्या बचेगा, 2 साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होने का क्या मतलब है, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होने का मतलब है या तो हमारा साइन एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 है और 2 साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर साइन एक्स माइनस 5 हमारा 0 है तो यहाँ से साइन एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 5, और ये वैल्यू कभी हो नहीं सकता क्योंकि हमें पता है कि साइन एक्स का वैल्यू -1 से 1 ही होता है। और बचा ये, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, साइन एक्स इक्वल टू हाफ, और हमें पता है कि साइन का वैल्यू हाफ कहाँ पर आता है, माइनस पाई 2 से पाई 2 के बीच, पाई बाई 6 बोले तो 30 डिग्री पर। और हमें पता है कि साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई बाई 6, देन x इक्वल टू एन पाई प्लस -1 का पावर n टाइम्स ऑफ पाई बाई 6। इसमें कोई दिक्कत, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ऐसे बोलने में अच्छा लगता है ना, थोड़ा बहुत तो अच्छा लगता ही होगा ना, बोलने में अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो कई बार आपको क्वाड्रेटिक में डायरेक्ट दिख रहा होगा और नहीं दिख रहा होगा तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले जाइए। क्वाड्रेटिक फॉर्म, जैसे यहाँ पर तो डायरेक्ट दिख रहा था कि ये क्वाड्रेटिक है हमारा, लेकिन कई बार नहीं भी दिखे तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले जाइए और फिर क्वाड्रेटिक को हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक को हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर 2 पार्ट है, दोनों क्वाड्रेटिक में दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है, अब दिखेगा, देखिएगा यहाँ पर। नंबर 1, इसमें 2 पार्ट था क्या ना, एक ही पार्ट था ना, हाँ। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमारा, 5 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 7 टाइम्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 16 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 4। ये तो क्वाड्रेटिक में अगर बात करें तो क्वाड्रेटिक अगर माने तो किस में माने, साइन में या कॉस में, साइन या कॉस, किस में माने इसे हम क्वाड्रेटिक। ऐसा करिए ना, 4 है ना, यहाँ पर 1 के जगह पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर लिख करके देखते हैं क्या बनता है हमारा। ऐसा करने पर इधर हमारा 5 साइन स्क्वायर एक्स और इधर 4 साइन स्क्वायर एक्स, तो एट द एंड हमारे पास क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स।
और साइन कॉस एक्स वाला तो इधर है ही नहीं, तो -7 टाइम्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, और इधर 16 कॉस स्क्वायर एक्स, इधर 4 कॉस स्क्वायर एक्स, 16 - 4 हमारा कितना हुआ 12 कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप इसे कॉस में मान ले, साइन में मान ले, जिससे माने आप इसे क्वाड्रेटिक मान ले। जैसे साइन में अगर हम इसे क्वाड्रेटिक माने तो ये हमारा क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 12 कॉस स्क्वायर एक्स ना, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं -3 कॉस एक्स साइन एक्स -4 कॉस एक्स साइन एक्स प्लस 12 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। साइन में हम इसे क्वाड्रेटिक मान लिए। अब यहां पर अगर हम साइन एक्स कॉमन ले तो अंदर में क्या बचेगा साइन एक्स -3 कॉस एक्स, और इधर क्या कॉमन ले सकते हैं -4 कॉस एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर में क्या बचेगा हमारे पास साइन एक्स -3 कॉस एक्स इक्वल टू 0। तो यहां से हमारा आ जाएगा साइन एक्स -3 कॉस एक्स साइन एक्स -4 कॉस एक्स इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होने का क्या मतलब है, या तो हमारा साइन एक्स -3 कॉस एक्स इक्वल टू 0 है, या फिर साइन एक्स -4 कॉस एक्स इक्वल टू 0 है। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा साइन एक्स इक्वल टू 3 कॉस एक्स, और यहां से क्या मिलेगा हमें साइन एक्स इक्वल टू 4 कॉस एक्स। कॉस को उस तरफ ले जाइए तो क्या बना साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू 3, और यहां पर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू 4। साइन अपॉन कॉस को हम क्या बोलते हैं tan बोलते हैं ना, तो tan एक्स इक्वल टू 3, और यहां पर tan एक्स इक्वल टू 4। थोड़ी देर के लिए 3 को हम tan अल्फा मान ले क्या tan अल्फा, और 4 को क्या मान लीजिए tan बीटा मान लीजिए। हमें पता है tan x इक्वल टू tan अल्फा, तो यहां से हम बोल सकते हैं x हमारा क्या होगा n पाई प्लस अल्फा, और यहां से x इक्वल टू n पाई प्लस बीटा, n पाई प्लस बीटा। तो अगर फाइनल आंसर का बात किया जाए तो फाइनल आंसर हमारा क्या बनेगा x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा और x इक्वल टू n पाई प्लस बीटा, वेयर tan अल्फा इक्वल टू tan अल्फा कितना है हमारा 3 एंड tan बीटा इक्वल टू 4। तो फाइनल आंसर हमारा ये हो जाएगा। हाँ, कहीं पर आपको ना अल्फा बीटा के जगह पे डायरेक्ट tan इनवर्स 3 और tan इनवर्स 4 दिया हुआ होगा, तो अभी तक हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़े हैं ना, तो हम नहीं चाहते कि उस फॉर्म में हम लिखें। आप यहाँ तक भी करके काम चला सकते हैं। डायरेक्ट अल्फा लिखिए ना, वेयर tan अल्फा इक्वल टू 3। इनवर्स फंक्शन अभी आप नहीं पढ़े हैं ना, तो उतना दिमाग लगाने का कोई जरूरत नहीं। हो सकता है कि लिखा हुआ कहीं पर आपको मिल जाए, तो आपको घबराना नहीं है। और थोड़ा बहुत तो मतलब आपको समझ में आ रहा होगा ना कि tan इनवर्स, जैसे अगर मान लीजिए 3 लिखा हुआ ही है तो tan x इक्वल टू 3 है, तो tan इनवर्स समझ रहे हैं, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। tan इनवर्स 3 का क्या मतलब है, वो एंगल जिसका tan वैल्यू क्या है 3। तो tan इनवर्स 3 का क्या मतलब है, वो एंगल जिसका tan वैल्यू क्या है 3। हम नहीं चाहते कि आप उस गली में जाएं जहां पर ये सब आ रहा है, इसलिए डायरेक्ट tan अल्फा इक्वल टू 3 हम लिख दिए। ठीक है, इक्वल टू हम 3 लिखे, इस तरीके से लिखिए, ज्यादा सही रहेगा। अभी जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ लेंगे तब वैसे लिखिएगा, तब कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं है लिखना, इनफैक्ट ज़्यादा सही है लिखना। लेकिन अभी आप पढ़े नहीं है, हो सकता है कि आप नहीं पढ़े हो, डायरेक्ट 10th पास करके आए हो, इसलिए हम नहीं चाहते कि आप उस तरीके से अभी देखें। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x इक्वल टू 7/2 टाइम्स साइन एक्स कॉस एक्स। क्वाड्रेटिक में दिख रहा है क्या, अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन अब दिखेगा कैसे। साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x क्या होता है हमारा 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर 2x। राइट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है हमारा 7/2
साइन एक्स कॉस एक्स, ऐसा करिए ना, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से क्या बनेगा हमारा 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर 2x इक्वल टू 7/4 साइन 2x। 2 साइन एक्स कॉस एक्स हमारा क्या बनेगा, साइन ऑफ 2x। सबको एक तरफ लाएंगे तो ये हमारा बनेगा हाफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 7/4 साइन 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। 4 से मल्टीप्लाई करें बोथ साइड तो ये हमारा बनेगा 2 साइन स्क्वायर 2x प्लस 7 टाइम्स साइन 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये आपको परफेक्ट क्वाड्रेटिक दिख रहा होगा और हमें पता है इसको सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करेंगे, 2 इंटू माइनस 4 कितना हो रहा है हमारा -8 ना। तो इसे बीच वाले को हम कुछ इस तरह से ब्रेक करेंगे कि उन दोनों का प्रोडक्ट क्या है हमारा -8। तो ऐसा करिए ना, 8 साइन 2x माइनस साइन 2x लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 साइन 2x साइन 2x प्लस 4, इधर से माइनस अगर कॉमन ले तो साइन 2x प्लस 4। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू 0। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, साइन 2x प्लस 4 2 साइन 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होने का क्या मतलब है, या तो ये 0 या फिर ये 0। ये तो 0 नहीं हो सकता ना। साइन 2x मिनिमम कितना हो सकता है हमारा -1, तो 4 में से -1 ये तो 3 तक ही जाके रुक जाएगा। कभी भी ये वैल्यू हमारा 0 नहीं हो सकता। 0 कब होगा, ये साइन 2x का वैल्यू -4 पर। साइन 2x का वैल्यू कहीं -4 होता है क्या, ना ना होता है ना। तो ये हमारा 0 नहीं होगा, बचा ये, यही हमारा 0 होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 2 साइन 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। बोले तो साइन 2x इक्वल टू हाफ। साइन का वैल्यू हाफ कहां पर आता है, π/6 30 डिग्री पर। तो यहां से हम बोल सकते हैं 2x इक्वल टू n पाई प्लस -1 का पावर n टाइम्स ऑफ π/6। हमें चाहिए क्या, 2x ना, हमें चाहिए x। तो 2 से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे तो क्या बनेगा, n π/2 प्लस -1 का पावर n टाइम्स ऑफ π/12 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसका दोनों पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप क्वाड्रेटिक को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा ना, कि नहीं आया। उम्मीद तो करते हैं कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो अभी तक हम क्या देखें, मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2। नेक्स्ट देखेंगे मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 क्या है हमारा, कई बार ना आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा, कैसा, a sin x प्लस b cos x इक्वल टू c। इस तरह का क्वाड्रेटिक नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जब हम बात कर रहे थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब टॉपिक हम पढ़ रहे थे तो वहां पर भी देखे थे ना, a sin x प्लस b cos x इक्वल टू c के फॉर्म में क्या करते थे वहां पर, आपको याद है, थोड़ा बहुत तो याद होगा ना। क्या करते थे, क्या लिखा हुआ है हमारा, a sin x, क्या लिखा हुआ है, a sin x प्लस b cos x इक्वल टू c। क्या करते थे, याद है कुछ, हम डिवाइड करते थे, किससे डिवाइड करते थे, अंडर रूट ऑफ cos x का कोफिशिएंट sin x का कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम। बोले तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड किए है तो क्या राइट हैंड साइड बैलेंस करने के लिए डिवाइड नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ऐसा करने से होगा क्या, देखिएगा यहां पर, अगर इस तरीके से आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाए, इसे a मान ले, परपेंडिकुलर को a मान ले और बेस को b मान ले, तो हाइपोटेनस आपका कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अगर ये एंगल अल्फा है तो a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या बनेगा आपका, साइन अल्फा। तो ये क्या लिखा हुआ है आपका, साइन x साइन अल्फा। सिमिलरली b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या बनेगा आपका, कॉस अल्फा। ये क्या लिखा हुआ है आपका, कॉस x कॉस अल्फा इक्वल टू c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
यहां पर लेफ्ट हैंड साइड कुछ समझ में आया? क्या बना? क्या बना? कॉस एक्स माइनस अल्फा का फॉर्मूला बना हमारा, कॉस एक्स माइनस अल्फा का फॉर्मूला दिख रहा है आपको? कॉस एक्स माइनस अल्फा हमारा क्या होगा? कॉस एक्स कॉस अल्फा प्लस साइन एक्स साइन अल्फा। और राइट हैंड साइड यहां पर क्या बना? सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से ए साइन थीटा ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इक्वल टू सी को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद भी कोई जरूरत है क्या हमें बताने का कैसे सॉल्व करेंगे? आपको पता है ना, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, देन थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये तो पता है ना। इसके बाद तो आप कर लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन से समझ में आएगा आपको कैसे सॉल्व करते हैं। अब एक बात का और ध्यान रखिएगा कि ये जो इक्वेशन है आप अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से तो डिवाइड करके आगे बढ़ सकते हैं, बट अगर हम आपसे पूछे कि ये जो इक्वेशन है हमारा वैलिड कब होगा, ये वैलिड तभी हो सकता है अगर cos x माइनस अल्फा जो आया हमारा क्या आया? c अपॉन, देखेंगे यहां पर c अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो वैल्यू है हमारा वो कैसा हो? कॉस का वैल्यू हमारा कहां से कहां हो सकता है? -1 से 1। तो ये वैल्यू अगर -1 से 1 हुआ तभी यहां पर कुछ ना कुछ x हमें मिलेगा। अगर ये वैल्यू -1 से 1 के बीच नहीं हुआ तो यहां से हमें कोई भी x नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमें पता है कि कॉस का वैल्यू क्या हो सकता है हमारा? -1 से 1 के बीच में हो सकता है। तो कई बार आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है ना कि ये इक्वेशन वैलिड है, ये इक्वेशन वैलिड है तो कंडीशन बताइए। तो ये है हमारा कंडीशन। कंडीशन क्या होगा हमारा कि ये जो हमारा c अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया वो हमारा क्या होना चाहिए? -1 से 1। इसे दूसरे तरीके से हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, c अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉड लेस देन इक्वल टू 1। बस लिखने का तरीका है, दोनों का मतलब तो सेम ही है ना, दोनों का मतलब सेम ही है कि हमारा -1 से 1 हो। आप चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, c को इधर ही रहने दीजिए, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को उस तरफ ले जाइए, तो ये क्या बनेगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सब एक ही चीज लिखा हुआ है, बस अलग अलग रूप में लिखा हुआ है। तो कई बार आपसे अगर कंडीशन पूछ दिया ना कि बताइए वो क्या कंडीशन होगा जिसके लिए इस इक्वेशन के पास सॉल्यूशन होगा, तो वो कंडीशन क्या होगा कि ये जो हमारा आया c अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसका वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो, तभी यहां से कुछ ना कुछ हमें सॉल्यूशन मिलेगा, कुछ ना कुछ x का वैल्यू मिलेगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। और कई बार ये भी ध्यान रखिएगा ना कि इस तरह क्वेश्चन को अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड करने से पहले ही आप चेक कर लीजिए ना कि क्या हमारा जो c है, c का मॉडुलस है वो लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है या नहीं। अगर नहीं होगा, मान लेते हैं कि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा आया 5 और c दे रखा है 9, तो ये तो फेल कर जाएगा। यहीं पर हमें आगे बढ़ने का जरूरत ही नहीं, हम डायरेक्ट देखते के साथ बोलेंगे नो सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? मुंह से बोलिए नो सॉल्यूशन, हमें आगे बढ़ने का जरूरत ही नहीं है। तो ये जो कंडीशन है ना आप इसे याद भी रख लीजिए, ज्यादा मुश्किल थोड़ी है। c का मॉडुलस वैल्यू मतलब साइन हटा दीजिए, साइन हटाने के बाद देख लीजिए कि वो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कम आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है वहीं पे मैटर खत्म, नो सॉल्यूशन। अगर आ रहा है तो फिर आगे बढ़िए और सॉल्व करिए, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर बात को घुमाइए नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाइए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए, मैटर ही खत्म। डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्या दिया हुआ हमें? फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन ऑफ sec x प्लस tan x इक्वल टू √3 वेयर x 0 से 3 पाई है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर तो a sin x प्लस b cos x इक्वल टू c था, लेकिन यहाँ पर तो sec और tan है, यहाँ पर तो sec और tan है। गौर से देखिए sin x और cos x ही है। कैसे? sec x को आप क्या लिख सकते हैं? लिखेंगे यहाँ पर 1 अपॉन cos x, tan x को आप क्या लिख सकते हैं? sin x अपॉन cos x। अब दिखा sin और cos सिर्फ? आप बोलेंगे हाँ 110% दिखा। ये 3 को अच्छे से लिखेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा? √3 cos x माइनस sin x इक्वल टू 1। अब किससे डिवाइड करना है हमें? आपको पता है किससे डिवाइड करना है हमें, आपको पता है cos x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, बोले तो √3 अच्छे से लिखेगा
का स्क्वायर, साइन एक्स का कोएफिशिएंट का स्क्वायर कितना है हमारा 1, तो यहाँ पर लिखिएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड किए तो क्या आपका ये जिम्मेदारी नहीं है कि राइट हैंड साइड भी आप डिवाइड करेंगे? किससे? जिससे लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड किया उसी से, और किससे? तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, cos x √3 और नीचे में √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 3 + 1 4, 4 का रूट हमारा कितना होता है 2 होता है, 2 ही होता है ना। हाँ, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस साइन एक्स और इधर हाफ इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या बना हाफ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, ये क्या है हमारा cos x, और ये तो जाना पहचाना है हमारा वैल्यू किसका, cos का, cos ऑफ π/6, साइन एक्स, साइन ऑफ ये कितना बनेगा साइन हाफ, साइन का वैल्यू हाफ कहां पर आता है हमारा π/6 इक्वल टू हाफ। तो यहां से cos π/6, cos x cos π/6 माइनस साइन एक्स साइन π/6 क्या बनेगा हमारा cos ऑफ x प्लस π/6, और राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास हाफ, बोले तो cos ऑफ π/3। तो यहां से x प्लस π/6 का अगर बात करें तो वो हमारा क्या आ गया 2n पाई, अगर जनरल सॉल्यूशन का बात करें तो 2n पाई प्लस माइनस π/3। तो x हमारा क्या आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस π/3 माइनस π/6। अब देखिए अगर प्लस हम उठाए इधर से तो π/3 माइनस π/6, π/3 बोले तो 60 डिग्री, π/6 बोले तो 30 डिग्री, 60 माइनस 30 30 होता है ना, तो π/6 30 आ जाएगा हमारा। तो ये हमारा बने 2n पाई प्लस π/6, और माइनस उठाए इधर से तो मतलब माइनस π/3 उठाए तो कितना बनेगा -π/3 माइनस π/6, ये हमारा बनेगा 2n पाई माइनस π/2। बट ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या था हमारा सेक और टेन, यहाँ पर तो डिफाइंड ही नहीं है टेन हमारा, यहाँ पर टेन और सेक दोनों डिफाइंड नहीं है, तो ये तो बकवास है। बचा ये, तो जो फाइनल आंसर होगा हमारा वो क्या होगा x इक्वल टू 2n पाई प्लस π/6। बट हमसे जनरल सॉल्यूशन नहीं पूछा था ना, हमसे पूछा क्या था नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस वन इन 0 से 3 पाई। तो अगर आप 0 से 3 पाई देखें तो 0 से पाई 3 पाई देखने के लिए आप क्या करेंगे, n का वैल्यू 0 रखिए, तो x का वैल्यू आपको क्या मिलेगा π/6, n का वैल्यू 1 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2 पाई प्लस π/6, फिर n का वैल्यू 2 रखेंगे तो आपका बन जाएगा 4 पाई प्लस π/6 ना, 4 पाई प्लस π/6, 3 पाई से ज़्यादा हो जाएगा ना, सिर्फ यही दोनों, और माइनस में n रखने का कोई मतलब नहीं क्योंकि 0 से 3 पाई पूछ रहा है ना, तो सिर्फ और सिर्फ दो ही सॉल्यूशन निकलेगा ये दोनों। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन का अगर बात करें तो वो कितना हो जाएगा हमारा 2। और देखिए इस तरह का क्वेश्चन ना अगर आपको जल्दी में निकालना है ना, आप वैल्यू पुट कर करके नहीं देखना चाहते तो आपको एक आसान सा तरीका बताते हैं, आप इस तरीके से बना सकते हैं। क्या है आपका 2n पाई प्लस π/6 है ना, तो ये रहा आपका 2n पाई और प्लस π/6 आपका ये रहा। अब आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन देखना है कहाँ से कहाँ तक 0 से 3 पाई ना, तो देखिए 0 से चलिए, 0 से चले कहाँ पे कट किया यहाँ पर पहली बार, तो ये क्या हो गया हमारा लिखेंगे यहाँ पर π/6, 0 से π/2 देन पाई, फिर 2 पाई, 2 पाई से ये कितना आया हमारा डायरेक्ट लिखते चलेंगे 2 पाई प्लस π/6, तो 2 पाई से 2 पाई प्लस π/2 फिर 3 पाई, और हमें 0 से 3 पाई ही जाना था। तो आप देख सकते हैं कि इसे कितना बार कट किया 2 बार, और हम वैल्यू भी डायरेक्ट बता सकते हैं कितना π/6 एंड 2 पाई प्लस π/6। तो इस तरीके से ना थोड़ा सा जल्दी होता है, तो एग्जाम में ना आप इस तरीके से सॉल्व करें तो आपका काफी टाइम बचेगा और डायरेक्ट काफी कुछ दिख रहा होता है, और यहाँ पर है ना थोड़ा सा आपको लगता है कि कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है, तो आप ऐसे करें ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6।
अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना। हाँ 5th कर लिए, 6th नहीं, 6 से पहले एक नोट है। क्या नोट है? आप क्या पूरा पढ़िएगा इसे? ना 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 ना, हम है ना, कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर नोट ये है कि यहाँ पर आपका क्या था, a sin x प्लस b cos x इक्वल टू c। क्या आप इस तरह का सवाल को सिर्फ इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आगे के लिए भी ये नोट करके लिख लीजिए कि हम किसी क्वेश्चन को अगर किसी पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व करें तो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ उसी मेथड से सॉल्व हो सकता है। हो सकता है कि कोई आपका दोस्त उसे किसी दूसरे तरीके से सॉल्व करके आए। समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आप इसी मेथड से सॉल्व करिएगा। जैसे कि अगर a sin x प्लस b cos x इक्वल टू c का बात करें तो क्या इसे हम हाफ एंगल में ब्रेक करके नहीं सॉल्व कर सकते? बोले तो sin x का हाफ एंगल, cos x का हाफ एंगल और सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हाफ एंगल में तोड़ेंगे तभी तो हमारा कुछ अच्छा बनेगा। अलग अलग में नहीं तोड़ना है, सेम में तोड़ना है। तो sin x और cos x दोनों का हाफ एंगल किस में आप तोड़िएगा अगर सेम चाहिए तो? tan में। tan में डायरेक्ट समझेंगे क्वेश्चन के थ्रू। यहां पर क्या लिखा हुआ, 3 cos x प्लस 4 sin x इक्वल टू 5। तो एक तरीका तो आपको समझ में आ गया, क्या करना है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करके सॉल्व करना है। और दूसरा तरीका इसे सॉल्व करने का क्या है, हाफ एंगल में इसे ब्रेक करें। हाफ एंगल में ब्रेक करने का क्या मतलब है, देखेंगे यहां पर। हाफ एंगल में ब्रेक करने का मतलब यह है कि 3 cos x लिखा हुआ है ना, तो 3 cos x के जगह पे क्या हम 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई टू लिख सकते हैं? आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। कॉस का हाफ एंगल में हमें पता है कि क्या फॉर्मूला होता है। साइनस का हाफ एंगल में क्या होता है, tan में अगर बात करें तो 2 tan x बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई टू। हाँ ये सब याद है ना कि भूल गए? ट्रिग्नोमेट्री याद है ना आपको? ऐसा ना हो कि ट्रिग्नोमेट्री ही भूल गए हो, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। रिवाइज करते रहे जिससे आपको याद रहे, ठीक है। अब देखेंगे यहां से हमें क्या मिला, यहां से हमें मिला 3 टाइम्स 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई टू प्लस 4 इंटू टू 8, 8 टाइम्स tan x बाई टू। राइट हैंड साइड 5 प्लस 5 tan स्क्वायर x बाई टू, सबको एक तरफ लाएंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, इधर 5 और इधर 3, -3 उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा 8 tan स्क्वायर x बाई टू और ये -8 tan x बाई टू। इधर 5 है इधर 3 है तो 5 माइनस 3 2 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका क्या बनेगा 4 tan स्क्वायर x बाई टू माइनस 4 tan x बाई टू प्लस 1। ये तो स्क्वायर दिख रहा है, किसका स्क्वायर दिख रहा है? अगर आप इसे अच्छे से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है 2 tan x बाई टू का स्क्वायर, और 1 को क्या आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, -2 टाइम्स 2 tan x बाई टू इंटू 1 इक्वल टू 0। किसका स्क्वायर है, आप समझ में आया किसका स्क्वायर है? ये 2 tan x बाई टू माइनस 1 का स्क्वायर है। तो यहां से इसका स्क्वायर 0 होने का क्या मतलब है कि 2 tan x बाई टू माइनस 1 इक्वल टू क्या है हमारा 0। तो यहां से tan x बाई टू हमारा क्या आ गया हाफ। इसे हम थोड़ी देर के लिए tan अल्फा मान ले, हाफ को tan अल्फा मान लेते हैं। तो जो x बाई टू है हमारा वो हमारा क्या आ जाएगा n पाई प्लस अल्फा। बोले तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस 2 अल्फा, वेयर tan अल्फा इक्वल टू हाफ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से भी आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से हम सॉल्व किए आप सिर्फ उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक पार्टिकुलर क्वेश्चन आप को जैसे सही लगे वैसे सॉल्व करिए, देखिए कि कम टाइम में किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? बस आपको पता होना है कि चाहिए क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे ले। इतना सारा मेथड पढ़ने का क्या मतलब है, उसका सिर्फ इतना ही मतलब है कि आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन है इसे हमें ऐसे सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन है हमें इसे ऐसे सॉल्व करना है। लेकिन क्या सिर्फ एक ही तरीके से कोई क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है ना? हो सकता है कि दूसरे तरीके से भी आप सॉल्व कर पाए। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको समझ में आ रहा है ना, a cos x प्लस b sin x इक्वल टू c को आप
हाफ एंगल में भी ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। तो हो सकता है कि आप ऐसे सॉल्व किए, आपका दोस्त वैसे सॉल्व किए और आप झगड़ा कर रहे हो, नहीं हम जो सॉल्व किए वही सही तरीका है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एट द एंड क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बीच का जो प्रोसेस है वो मैटर नहीं करता है। आपसे कभी कभी भी एग्जामिनर नहीं बोलेगा कि हाँ आप ऐसे सॉल्व करिए या फिर ऐसे सॉल्व करिए, सब्जेक्टिव पेपर नहीं है ना, समझ रहे हैं, सब्जेक्टिव पेपर नहीं है ये। तो आपको जैसे मैंने वैसे सॉल्व करिए, आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, हाफ एंगल में भी ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हैं। हाँ यहां पर बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप यहां पे इस तरीके से आप सॉल्व कर दिए, ठीक है, आप 10 का हाफ एंगल में इसे ब्रेक किए, तो अगर ये फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि जो x/2 है ना आपका, 10 x/2 आपने यूज किया ना, तो जो x/2 है ना आपका वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 ना हो, क्योंकि वहां पर 10 तो डिफाइन ही नहीं होता है। तो ये आप एश्योर कर ले, 10 x/2 यहां पर लिख लेंगे, x/2 नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ठीक है, तभी आप इसे सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो उस फॉर्मूला का तो आपको कद्र करना होगा ना, 10 को बीच में ला रहे हैं तो 10 जिस पर डिफाइंड होगा उसी पे बात करेंगे ना, ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ पर लिखिए ताकि एट द एंड अगर आपका फाइनल सॉल्यूशन में अगर x/2 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 आ रहा होगा तो उसे आप रिजेक्ट करेंगे। हालांकि यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं आया तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि सॉल्व किए, एक बार हुआ है ऐसा, शायद 2017 का पेपर में हुआ है, IIT जेई एडवांस 2017 का पेपर में हुआ है, वहां पर यही चीज़ हुआ था कि 10 का फॉर्मूला यूज कर लिए और लास्ट में पता चल रहा था कि जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 उसे सेटिस्फाई कर रहा था, समझ रहे हैं आप, देखिएगा। और जे एडवांस का सारा PYQ हम सॉल्व कराया तो वहां पर भी हम इसके बारे में बात किए। जेई एडवांस 2017 में पेपर आया था, 10 अल्फा/2 10 बीटा/2 करके कुछ था, तो वो जो क्वेश्चन था वो हमारा बोनस इसी वजह से हुआ था कि फाइनल कंक्लूजन तक हम 10 में कन्वर्ट करके सॉल्व किए थे और एट द एंड हमारा उस ओरिजिनल इक्वेशन में ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 सेटिस्फाई कर रहा था, ठीक है, और उस पर 10 हमारा डिफाइन नहीं होता है तो इस वजह से वो क्वेश्चन बोनस ही चला गया था, समझ रहे हैं। तो ये भी होता है कि एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, एग्जामिनर भी पता नहीं अब क्या मैटर था जिसके वजह से वो सवाल इस तरह का बना कि एट द एंड बोनस हो गया वो सवाल। तो उस पर उतना नहीं जाता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि अगर फाइनल सॉल्यूशन में कभी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 आ रहा है तो उसे आप रिजेक्ट करेंगे, ठीक है, उसे आप रिजेक्ट करेंगे अगर इस फॉर्मूला के थ्रू गए हैं तो। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर, सर्दी हो गया क्या, मॉनसून आ गया ना अब, कहाँ थे हम, हाँ तो ये देख लिए ना। हाँ एक दो और क्वेश्चन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर हमें जनरल सॉल्यूशन बताना है और आपको पता ही है कि हम इस तरह का सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। क्या है हमारा, sin x प्लस cos x, राइट हैंड साइड √2। क्या करते हैं हम, किससे डिवाइड करते हैं, अंडर रूट ऑफ, इन दोनों का कोएफिशिएंट क्या है हमारा 1 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पर भी अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पर भी अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, cos x 1/√2 प्लस sin x 1/√2 इक्वल टू ये √2 तो गया, क्या बना हमारा 1, तो यहाँ से ये आ गया हमारा cos x 1/√2 बोले तो cos π/4 प्लस sin x 1/√2 बोले तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं sin π/4, राइट हैंड साइड 1। तो यहाँ से ये हमारा क्या बना, cos x माइनस π/4, ऐसा करिए ना, इधर लिखिए, यहाँ से हमारा क्या बना, cos x माइनस π/4
इक्वल टू 1 कहाँ पर आता है 2n पाई पर, कहाँ पर आता है हमारा 2n पाई पर। तो यहाँ से x माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू क्या आ गया हमारा 2n पाई। तो जो x है हमारा वो क्या आ जाएगा 2n पाई प्लस पाई बाई 4 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है ना ये? आप बोलेंगे सर ये तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, देखेंगे सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में हमसे क्या बोल रहा है cos x sin x किससे डिवाइड करिएगा, किससे डिवाइड करिएगा आपको पता ही है किससे डिवाइड करना रहता है। राइट हैंड साइड क्या है 2, किससे डिवाइड करना रहता है अंडर रूट ऑफ रूट 3 का स्क्वायर और इधर क्या है 1 प्लस 1 का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इधर भी अंडर रूट ऑफ रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया cos x, इधर क्या आ जाएगा रूट 3 और ये हमारा क्या बनेगा रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर भी 1 का स्क्वायर अच्छे से लिखेंगे, लग रहा है कि उड़ रहा है 1 ना, कोई बात नहीं। रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 प्लस 1 4 उसका रूट 2 और इधर साइन एक्स और इधर क्या आ जाएगा हमारा हाफ और इधर 2/2, ये तो कैंसिल हो गया ना। ठीक है, तो इधर क्या बना हमारा cos x रूट 3/2 हमें पता है कब आता है cos पाई बाई 6 प्लस साइन एक्स साइन पाई बाई 6, राइट हैंड साइड 1, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या बना cos x माइनस पाई बाई 6 का फॉर्मूला और cos का वैल्यू 1 हमें पता है कहाँ पर होता है, कहाँ पर होता है 2n पाई पर। तो यहाँ से जो x है हमारा वो क्या आ जाएगा 2n पाई प्लस पाई बाई 6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इस तरीके से आप जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये तो काफ़ी आसान था ना? हाँ बिल्कुल ही आसान था। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। नंबर थर्ड का अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, किससे डिवाइड करना है आपको पता ही है, किससे डिवाइड करना है अंडर रूट ऑफ साइन एस कॉस एस का कोएफिशिएंट का स्क्वायर का सम से, बोले तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पर भी अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा cos x 1/√2 प्लस साइन एक्स 1/√2 इक्वल टू 3/2√2। तो यहाँ से क्या बना हमारा cos x 1/√2 को cos पाई 4 लिख सकते हैं प्लस साइन एक्स 1/√2 को क्या साइन पाई 4 लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड 3/2√2। तो यहाँ से ये हमारा क्या बना cos ऑफ x माइनस पाई बाई 4, राइट हैंड साइड 3/2√2, 3/2√2। ये तो 1 से बड़ा है ना, कैसे कैसे 1 से बड़ा है पता कैसे चला, 3 को क्या हम √9 लिख सकते हैं और 2√2 को क्या लिख सकते हैं √8। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 9/8 का रूट, और 9/8 हमारा 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ा का रूट क्या आएगा हमारा 1 से बड़ा ही आएगा ना। तो कॉस का वैल्यू क्या 1 से बड़ा हो सकता है, डायरेक्ट बोलेंगे नो सॉल्यूशन, बड़ा नहीं हो सकता कॉस का वैल्यू, कॉस का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। और ये सवाल में ना अगर आप शुरू में ही चेक कर लिए थे, आपको बताया था ना कंडीशन क्या कि जो c का मॉडुलस वैल्यू है वो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कम होगा तभी यहाँ से कोई ना कोई वैल्यू मिलेगा। तो c आपका क्या है 3/2, उसका मॉड 3/2 ही आएगा, पॉजिटिव है हमारा। तो क्या 3/2 अंडर रूट ऑफ इसका साइन एस का कोएफिशिएंट कॉस एस का कोएफिशिएंट का स्क्वायर का सम का रूट से लेस देन है क्या 3/2, निकालिए यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, बोले तो √2, क्या 3/2 √2 से कम है ना, √2 कितना होता है आपका 1.41 अप्रॉक्स, और 3/2 1.5, क्या 1.5
1.41 से कम है क्या ना। तो अगर आप शुरू में चेक किए होते ना कंडीशन, तो आपको समझ में आ जाता कि ये तो कंडीशन ही फेल कर रहा है, मतलब यहाँ से कोई भी एक्स का वैल्यू हमें नहीं मिलने वाला। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को देखिएगा, इसे हम सॉल्व करेंगे मेथड नंबर 4 से। मेथड नंबर 4 बोले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सम है। अब सम है भाई, तो यहां पर क्या करें, आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। तो सम को हम किस में ले जाएंगे, प्रोडक्ट में, फॉर्मूला यूज करके। फॉर्मूला आपको पता है ना, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है हमारा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो मेथड नंबर क्या है, 4 हमारा क्या है कि हम सम या फिर डिफरेंस इस तरह का दिया हो रहेगा तो उसे हम प्रोडक्ट में ले जाएंगे। कैसे देखेंगे यहां पर, साइन थीटा प्लस साइन 7 थीटा है ना, 7 थीटा है ना, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई 2, बोले तो 7 थीटा प्लस थीटा बाई 2, बोले तो 8 थीटा अपॉन 2, बोले तो 4 थीटा। कॉस ऑफ थीटा माइनस 7 थीटा कितना होगा हमारा, 6 थीटा, 6 थीटा अपॉन 2, बोले तो 3 थीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। राइट हैंड साइड साइन 4 थीटा है ना, तो इसे इस तरफ ले आएंगे, साइन 4 थीटा इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम साइन 4 थीटा बाहर निकाल ले तो अंदर में क्या बचेगा, 2 कॉस 3 थीटा -1 इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होने का क्या मतलब, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होने का मतलब है या तो हमारा साइन 4 थीटा 0 या फिर 2 कॉस 3 थीटा -1 हमारा 0। अगर साइन 4 थीटा 0 हुआ तो साइन का वैल्यू 0 कहां पर होता है, हमको पता है, क्या पता है हमें, एन पाई पर 0 होता है, एन पाई पर 0 होता है। तो यहां से थीटा का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, एन पाई बाई 4। और कॉस 2 टाइम कॉस 3 थीटा -1 इक्वल टू 0 बोले तो कॉस 3 थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, हाफ। और कॉस का वैल्यू हाफ हमें पता है कहां पर होता है, 60 डिग्री पर। तो यहां से जो 3 थीटा है हमारा वो क्या बनेगा, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो अगर थीटा का बात करें तो वो हमारा क्या आएगा, 2n पाई बाई 3 प्लस माइनस पाई बाई 9। 2n पाई बाई 3 प्लस माइनस पाई बाई 9। तो फाइनल अगर थीटा का बात करें तो वो हमारा क्या आ गया, एन पाई बाई 4 और थीटा इक्वल टू 2n पाई बाई 3 प्लस माइनस पाई बाई 9 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन देखते हैं तो कुछ और बात समझ में आएगा। देखेंगे यहाँ पर हमें इन सभी का जनरल सॉल्यूशन निकालना है। देखेंगे यहाँ पर नंबर 1 क्या है हमारा, सम है ना। तो हमें पता है आगे बढ़ने के लिए क्या करना होगा, फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे तो प्रोडक्ट में ही आएगा। ये तो कॉमन सेंस का बात है ना, ये मेथड क्या बताएगा हमें, क्या हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या, कि आगे बढ़ने के लिए हम क्या करें, क्या करेंगे, साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे, क्या बनेगा हमारा, 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई 2, बोले तो 5x प्लस एक्स 6x बाई 2 कितना आएगा हमारा, 3x। कॉस ऑफ डिफरेंस कितना है हमारा, 4x, 4x का आधा 2x। राइट हैंड साइड क्या बनेगा हमारा, 2 टाइम्स साइन ऑफ 4 प्लस 2 6, 6 का आधा 3x। कॉस ऑफ कितना बनेगा हमारा, 2x, 2x का आधा x। अब 2 और 2 तो गया, डायरेक्ट दिख रहा है, सबको एक तरफ लाएंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, साइन 3x कॉस 2x माइनस साइन 3x कॉस x इक्वल टू 0। तो यहाँ से साइन 3x आप कॉमन ले लीजिए तो अंदर में क्या बचेगा, कॉस 2x माइनस कॉस x इक्वल टू 0। और हमें पता है, क्या पता है हमें, साइन 3x को तो बाहर ही रखे, ये क्या बनेगा हमारा, 2 टाइम्स साइन ऑफ c प्लस डी बाई 2, बोले तो
3x/2 कॉस ऑफ, नहीं, कॉस सी माइनस कॉस डी है ना, तो 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी/2 साइन ऑफ डी माइनस सी/2, बोले तो x माइनस 2x/2 कितना होगा हमारा, -x/2 इक्वल टू 0। ये माइनस तो बाहर निकल के आ जाएगा ना, तो यहां से लिखेगा साइन x/2, माइनस बाहर लिख लेते हैं जिससे आपको याद रहे कि ये आया कहाँ से, 3x/2 साइन 3x, इन तीनों का प्रोडक्ट हमारा क्या है, 0। साइन का वैल्यू 0 कहाँ पर होता है हमें पता है, कहाँ पर, n पाई पर। तो x/2 या तो हमारा n पाई है, या फिर 3x/2 हमारा n पाई है, या फिर 3x हमारा n पाई है। यहां से क्या आ जाएगा हमारा, x इक्वल टू 2n पाई। यहां से क्या आ जाएगा हमारा, x इक्वल टू 2n पाई बाई 3। यहां से क्या आ जाएगा हमारा, x इक्वल टू n पाई बाई 3। x या तो आपका 2n पाई टाइप हो, या 2n पाई अपॉन 3 हो, या फिर n पाई बाई 3 हो। 2n पाई बोले तो आपको पता है, 2n पाई बोले तो n का वैल्यू रखते जाइए, क्या बनेगा हमारा, 0 रखेंगे तो 0, 1 रखेंगे तो 2 पाई, 2 रखेंगे तो 4 पाई, 3 रखेंगे तो 6 पाई, 4 रखेंगे तो 8 पाई, इसी तरह चलते चला जाएगा। और 2n पाई बाई 3 में n का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0, 1 रखेंगे तो 2 पाई बाई 3, 2 रखेंगे तो 4 पाई बाई 3, 3 रखेंगे तो 3 पाई बाई 3, 4 रखेंगे तो 4 पाई बाई 3, 5 रखेंगे तो 5 पाई बाई 3, 6 रखेंगे तो 6 पाई बाई 3, 7 रखेंगे तो 7 पाई बाई 3। और रखने का मन है क्या, मुझे तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, 0 रखिएगा तो 0, 1 रखिएगा तो पाई बाई 3, 2 रखिएगा तो 2 पाई बाई 3, 3 रखिएगा तो 3 पाई बाई 3, 4 रखेंगे तो 4 पाई बाई 3, 5 रखेंगे तो 5 पाई बाई 3, 6 रखेंगे तो 6 पाई बाई 3। एक सेकंड, यहाँ पर 1 रखे थे तो 2 पाई बाई 3 आया, 2 रखे तो 4 पाई बाई 3 आया, 3 रखे तो 6 पाई बाई 3 आएगा ना। ये 3 4 5 कहाँ से आ गया, इसे इरेज करिए, 3 रखेंगे तो 6 पाई बाई 3 आएगा ना। ठीक है, और ये यहाँ पर हम इस तरीके से देख सकते हैं, और ये आगे इस तरीके से जहाँ तक आपको मन है रखिए। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि ये वैल्यू रख रख कर हम क्यों देखें एन का वैल्यू, वो इसलिए देखे क्योंकि आप अच्छे से सोचे तो ये जो एन पाई बाई 3 है ना, इसी के अंदर ये दोनों भी कवर हो जाएगा। कैसे, एन पाई बाई 3 में देखिए 2 पाई आपका कहाँ पर कवर होगा, जब एन का वैल्यू 6 होगा, यहाँ पर ये रहा आपका 2 पाई, समझ रहे हैं, इसमें ऑलरेडी ये कवर हो चुका है। ये बड़ा सेट है, ये वो सेट है जिसके अंदर ये दोनों का एलिमेंट ऑलरेडी है। जैसे इसका 2 पाई बाई 3 कहाँ पर है हमारा, 4 पाई बाई कहाँ गया, 2 पाई बाई 3 है ना, तो देखिए 2 पाई बाई 3 इधर आ गया। ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 3 है, और ये क्या है हमारा, एनी मल्टीपल ऑफ पाई बाई 3। एन टाइम्स ऑफ पाई बाई 3 का क्या मतलब है, एनी मल्टीपल ऑफ पाई बाई 3। एन आपका इवन और दोनों हो सकता है ना, यहाँ पर लेकिन 2n है, जब भी होगा तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 3 होगा। समझ में आ रहा है आपको हम क्या बोल रहे हैं। तो ये जो है ना हमारा n पाई बाई 3, इसके अंदर ये दोनों ऑलरेडी छुपा हुआ है, तो ये क्या अलग से लिखने का जरूरत है क्या ना, और करके अलग से लिखिएगा 2n पाई बाई 3, n पाई बाई 3 और करके लिखिएगा अलग से ना। ये जो सेट है हमारा x इक्वल टू एन पाई बाई 3, उसके अंदर ऑलरेडी 2n पाई अपॉन 3 छुपा हुआ है। तो जो फाइनल आंसर है हमारा वो क्या बनेगा, n पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर आप लिख भी दिए तो वो गलत नहीं होगा, बट लिखना क्यों है, थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में लिखिए ना आप, इसी के अंदर ये दोनों भी कवर हो जाएगा। ठीक है, इसी के अंदर भी ये दोनों कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर सकते हैं, जहां पर हम सम को प्रोडक्ट में ले गए। ये था हमारा कौन सा, मेथड नंबर 4 था ना, जहां पर हम सम या फिर डिफरेंस को प्रोडक्ट में ले जाते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट देखेंगे इसका। क्या दिया हुआ हमें, cos x cos 3x लगाएंगे, क्या बनेगा हमारा 2 टाइम्स cos ऑफ c प्लस डी बाई 2, तो ये बनेगा हमारा 2x cos ऑफ c माइनस डी बाई 2, तो 2x अपॉन 2
x हो जाएगा हमारा। इधर क्या है हमारे पास 2 टाइम्स कॉस 2x इक्वल टू 0। 2 और 2 तो गया आपका, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, cos 2x कॉमन निकाल ले तो अंदर में बचेगा cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो होने का क्या मतलब है, इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब है कि या तो हमारा cos 2x जीरो हो और cos x माइनस 1 हमारा जीरो। cos का वैल्यू जीरो कहाँ पर होता है हमारा, cos का वैल्यू हमारा जीरो होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे ना, याद है या भूल गए सब, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे हमारा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे हमारा जीरो होता है। तो यहाँ से जो x है हमारा वो क्या आ जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ 2n प्लस 1 बोले तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 4। और यहाँ से अगर बात करें तो cos x इक्वल टू 1, cos का वैल्यू 1 तो आपको पता ही है कहाँ पर आता है 2n पाई पर। तो अगर फाइनल सॉल्यूशन का बात करें तो क्या आएगा आपका x इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 4 और x इक्वल टू 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन, ये आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन। देखिए आंसर में ना कहीं पर n के जगह पे k या फिर m इस तरह का भी इस्तेमाल किया होगा, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको समझ में आना चाहिए कि बात क्या है। n जैसे दोनों जगह n नहीं लिखा हो रहता, कहीं पर k लिखा हो रहता है, उससे क्या ही फर्क पड़ता है, n लिखिए k लिखिए l लिखिए अल्फा लिखिए बीटा लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको समझ में आना चाहिए कि सॉल्यूशन हमारा क्या है, ठीक है। सॉल्यूशन हमारा क्या है, हम तो सेम ही लिखते हैं, एन एन ही लिखते हैं, आप और हम समझ रहे हैं ना, बस उतना ही काफ़ी है। एन यहाँ पर फिक्स थोड़ी है, आप एन का वैल्यू पुट करते हैं, तो एन के लिखिए, दोनों में सेम ही लिख दिए, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, आप दोनों जगह तो अलग अलग ही रखिएगा ना, हाँ दोनों को सेपरेट ही ट्रीट करिएगा, एक जैसा तो ट्रीट नहीं करिएगा। ठीक है आगे बढ़ेंगे, थर्ड नंबर देखेंगे। थर्ड नंबर में हमसे क्या बोल रहा है, इधर क्या है हमारा कॉस थीटा कॉस 3 थीटा, तो सेम सम को प्रोडक्ट में ले जाएंगे, क्या बनेगा हमारा कॉस ऑफ 3 थीटा प्लस थीटा 4 थीटा, 4 थीटा अपॉन 2 2 थीटा, कॉस ऑफ डिफरेंस कितना है हमारा 2 थीटा अपॉन 2, क्या बनेगा कॉस ऑफ थीटा। सिमिलरली इधर क्या बनेगा 2 टाइम्स कॉस 6 थीटा, कॉस ऑफ डिफरेंस क्या है 2, तो क्या बनेगा हमारा थीटा इक्वल टू 0। तो 2 और 2 तो गया, कॉस 2 थीटा कॉमन निकाल लीजिए, तो अंदर में क्या बचेगा, एक सेकेंड, कॉस 2 थीटा नहीं कॉस थीटा हमें कॉमन निकालना होगा ना, तो अंदर में बचेगा कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इक्वल टू 0। ये 60 लग रहा है ना, 60 नहीं है, कॉस 6 थीटा है, ठीक है। तो यहाँ से कॉस थीटा और इसका अगेन क्या बनेगा हमारा 2 टाइम्स कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2, तो 4 थीटा और डिफरेंस कितना है, तो यहाँ से आ जाएगा कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0। 2 का कोई सेंस नहीं है, इक्वल टू 0 है तो कॉस का वैल्यू 0 कहाँ पर होता है आपको पता है, कॉस का वैल्यू 0 होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर। तो यहाँ से 2 थीटा 2 थीटा 2 थीटा ये सब हमारा क्या है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो। इन तीनों का प्रोडक्ट होने का क्या मतलब है, या तो ये है या तो ये है या तो हमारा 4 थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होगा। तो यहाँ से ये तो ठीक है हमारा, यहाँ से थीटा हमारा क्या आ जाएगा 2n प्लस 1 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 को उस तरफ भेजिए पाई बाई 4, यहाँ से थीटा इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ क्या बनेगा हमारा 4 को इस तरफ भेजिए तो पाई बाई 8। तो फाइनली अगर आंसर का बात किया जाए तो क्या आ जाएगा हमारा थीटा इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 और थीटा इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 4 और थीटा इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 8 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं।
इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन को आप थोड़ा अच्छे से देखिए, ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है ना, ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 4 हो, पाई बाय 4 है, और ये क्या है आपका ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 8। नहीं, आप अच्छे से नहीं देखिए, ऐसा ही ठीक है। मुझे कुछ और लगा, अब मुझे क्या लगा ये आप सोचते रहिए, हम नहीं बताएंगे आपको मुझे क्या लगा, ठीक है। इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत, तीनों सॉल्व हो गया ना, 1 2 3, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर मेथड नंबर 5। मेथड नंबर 5 क्या, अभी तक हम क्या देखें कि अगर सम है तो उसे हम प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करते हैं, और प्रोडक्ट हुआ तो उसे सम में ट्रांसफॉर्म करेंगे। आखिर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, और इस तरह से अगर आपको प्रोडक्ट में दे दिया तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएगा, 2 sin a cos b, यही फॉर्मूला लगाएगा ना, तो फिर वहां पे प्रोडक्ट से ये सम में चला जाएगा। ये तो कॉमन सेंस का बात है ना। तो जो मेथड नंबर 4 और 5 है दोनों कॉमन सेंस का ही बात है। देखिए कहने को ये सब मेथड है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है ना यहाँ पर कि हो क्या रहा है। ऐसा ना हो कि समझ में नहीं आ रहा हो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। कहने को ये मेथड है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि ये, आपको समझ में आना चाहिए कि इस तरह क्वेश्चन है तो उसे हम ऐसे सॉल्व करेंगे, इस तरह क्वेश्चन है तो उसे हम ऐसे सॉल्व करेंगे। एट द एंड आप मेथड रटिएगा थोड़ी, सवाल से ही आपको समझ में आएगा ना, हाँ इसे ऐसे सॉल्व करना। अगर मान लीजिए मेथड नंबर 5 आपको ना भी बोले होते तो क्या आप इस सवाल को नहीं सॉल्व कर सकते थे? कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, क्यों नहीं कर सकते थे। आप क्या करेंगे, मान लीजिए मेथड नंबर 5 भूल गए कि हमें इसे ट्रांसफॉर्म करना है प्रोडक्ट से सम में, मान लीजिए भूल गए, मान लीजिए आपको पता ही नहीं होता, तो आप क्या करते? तब भी तो आप वही करते ना, मेथड नंबर 5 ही करते। क्या करते हैं यहाँ पर, क्या बनेगा हमारा 2 टाइम्स साइन 10x कॉस ऑफ 6x, और इधर 2 टाइम्स ऑफ साइन 12x कॉस ऑफ 4x। और हमें पता है 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है हमारा, साइन ऑफ ए प्लस बी बोले तो साइन ऑफ 16x प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी बोले तो 10 माइनस 6 4x। राइट हैंड साइड साइन ऑफ ए प्लस बी बोले तो 16x, साइन ऑफ ए माइनस बी बोले तो 8x। इसके अलावा कुछ और करते क्या ना। तो अगर आपको ये मेथड ना भी याद रहा ना, तो आपको कहीं समझ में आ जाए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो क्लियर है, एट द एंड क्वेश्चन ही मैटर करता है। तो 16x का साइन हमारा गया, क्या बचा साइन 4x, और इधर साइन 8x, तो सबको एक तरफ लाएंगे तो ये हमारा बनेगा साइन 8x माइनस साइन 4x इक्वल टू 0। साइन 8x क्या 4x का डबल है क्या, तो डायरेक्ट इसे 2 साइन एक्स 4x कॉस 4x लिख सकते हैं माइनस साइन 4x इक्वल टू 0। अब यहां पर अगर हम साइन ऑफ 4x कॉमन उठा लिए तो अंदर में क्या बचेगा, 2 कॉस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होने का क्या मतलब है, या तो हमारा साइन 4x 0 है और 2 कॉस 4x माइनस 1 हमारा 0 है। साइन का वैल्यू 0 हमें पता है कहां पर होता है, कहां पर 0 होता है साइन का वैल्यू, एन पाई पर। और यहां से हमें क्या मिला, कॉस 4x इक्वल टू हाफ। कॉस का वैल्यू हाफ कहां पर होता है हमारा, 60 डिग्री ना, 60 डिग्री पर होता है हमारा इसका वैल्यू हाफ। तो पहले इधर देख लेंगे, यहां से हमारा क्या आ गया, x इक्वल टू एन पाई बाई 4, और यहां से 4x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो जो x है हमारा वो क्या बनेगा, 4 को उस तरफ भेजेंगे तो बनेगा हमारा n पाई बाई 2 प्लस माइनस पाई बाई 12। तो फाइनल आंसर का बात किया जाए तो वो हमारा क्या आ जाएगा, x इक्वल टू एन पाई बाई 4, यहाँ से क्या आ गया n पाई बाई 4, और यहाँ से क्या आया हमारा x इक्वल टू एन पाई बाई 2 प्लस माइनस पाई बाई 12, where n belongs to integer। where n belongs to integer।
इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। कुछ और क्वेश्चन देखेंगे तो बात और क्लियर होगा। देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या बोल रहा है कि इन सभी का हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। कैसे निकालेंगे देखेंगे यहाँ पर। देखिए ये सब ना आप अगर अच्छे से सोचे ना, बस एक नाम देना था, इसलिए मेथड आपसे बोल रहे हैं, बट आपको कॉमन सेंस समझ में आ रहा है ना कि हो क्या रहा है। कॉमन सेंस से आपको समझ में आ रहा है ना कि हो क्या रहा है। जैसे यहाँ पर देखेंगे क्या है हमारा नंबर 1 साइन ऑफ 3 थीटा, इधर क्या है 4 टाइम्स साइन थीटा। ऐसा करिए ना, साइन थीटा को ऐसे रहने दीजिए 4 और 2, इसका हाफ हमें 3 थीटा बनता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए इसे क्या लिखेंगे 2 टाइम्स साइन 2 थीटा कॉस ऑफ 4 थीटा। कोई दिक्कत ऐसा करने से? कोई दिक्कत नहीं। अब प्रोडक्ट है तो ये तो कॉमन सेंस है ना कि सम, प्रोडक्ट को सम में ही ट्रांसफॉर्म करेंगे हम। ये मेथड क्या बताएगा हमारा क्या खुद का कॉमन सेंस काम नहीं कर रहा है क्या कि यहाँ पर क्या करना चाहिए? समझ रहे हैं आप? तो कहने को ये सब मेथड है, बट आपको समझ में आना चाहिए। आपके सुविधा के लिए बता दिए कि हाँ ये मेथड है, ये वो मेथड है, बट एट द एंड सारा खेल हमारा कॉमन सेंस का ही है। ये क्या बनेगा हमारा 2 साइन थीटा। अच्छा इसे ही हमने क्यों लिया यहाँ पर? क्योंकि 4 थीटा प्लस 2 थीटा का हाफ कितना होगा हमारा 3 थीटा, इधर भी 3 थीटा, कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है। इन दोनों को क्लब क्यों नहीं किए? क्योंकि बनता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा था। इन दोनों को क्लब करेंगे 3 थीटा बाई 2 क्या कर लीजिएगा? समझ में आ रहा है? इस वजह से इसे हम ऐसे क्लब किए। तो ये हमें पता है 2 साइन है, ये साइन 4 थीटा था। 2 साइन ए साइन बी क्या होता है हमारा कॉस ऑफ ए माइनस बी, बोले तो 2 थीटा माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, कितना आएगा हमारा 6 थीटा। अच्छा इन दोनों का सम हाफ तो हमारा नहीं बन रहा है, बट यहाँ से हम हाफ में ले जाएंगे तब 3 थीटा बनेगा, यहाँ से 3 थीटा बनेगा। मिस्टेक, यहाँ पर हम गलत बोल दिए, क्योंकि यहाँ पर साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला लगेगा ना। कोई बात नहीं, देखेंगे तो यहाँ से साइन 3 थीटा इक्वल टू क्या आ गया 2 साइन थीटा, और अंदर में कैसे बनता हुआ नजर आ रहा है? क्या कॉस 2 थीटा को हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। क्या कॉस 6 थीटा को हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 3 थीटा नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो ये तो 1 और 1 तो कैंसिल होते हुए नजर आ रहा है, इन दोनों में 2 है ना, 2 को बाहर निकालिए, क्या बना आपका 4। यहाँ पर क्या है साइन 3 थीटा, राइट हैंड साइड क्या बनेगा 4 टाइम्स साइन थीटा, और अंदर में क्या बना हमारे पास साइन क्यूब। ऐसा करिए ना, पूरा ओपन करके लिखिए 2 इंटू 2 4 माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और इधर ये माइनस माइनस प्लस प्लस 4 साइन थीटा साइन स्क्वायर 3 थीटा। ये बन गया हमारा। अब क्या करिएगा आप, साइन 3 थीटा जैसा हमने सोचा था वैसा तो हुआ नहीं, बट अभी भी एक ऑप्शन है। क्या है? साइन 3 थीटा को क्या हम लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और देखिए जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो आपको हिंट मिलेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर साइन क्यूब थीटा है, आपको समझ में नहीं आना चाहिए कि साइन 3 थीटा में हमारा साइन क्यूब आता है ना। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हिंट मिलता है, हर स्टेप में हिंट मिलता है कि आपको आगे करना क्या है। प्लस 4 साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और कई बार ऐसा हो रहा है कि आप सोचेंगे कुछ और आगे चलकर हो जाएगा कुछ और, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है ना, चाहे आप कैसे भी सॉल्व करें। तो यहाँ पर -4 साइन क्यूब थीटा -4 साइन क्यूब थीटा कैंसिल। अब समझ में आ रहा है आपको कि ये कैंसिल होने वाला है हमारा, ये कैंसिल होने वाला है हमारा। यहां से देखेंगे, यहां से हमें क्या मिलेगा, इधर है हमारे पास 4 साइन थीटा साइन स्क्वायर 3 थीटा, इसे उस तरफ ले जाए तो क्या बनेगा आपका -3 साइन थीटा इक्वल टू 0। यहां से अगर हम साइन थीटा को कॉमन निकाल ले तो अंदर में क्या बचेगा 4 साइन स्क्वायर 3 थीटा -3 इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होने का क्या मतलब, या तो हमारा साइन थीटा 0 और 4 साइन स्क्वायर 3 थीटा -3, ये हमारा 0। साइन का वैल्यू 0 आपको पता है कहां पर होता है, एन पाई पर होता है। और यहां से हमें क्या मिलेगा साइन स्क्वायर
लिखेंगे अच्छे से, 3 थीटा इक्वल टू 3/4। क्या इसे हम √3/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। साइन का वैल्यू √3/2 कहाँ पर आता है? 60 डिग्री ना। तो ये बनेगा हमारा साइन स्क्वायर π/3। और हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहां से थीटा हमारा क्या आ जाएगा? n π/3 प्लस माइनस π/9। तो अगर हम फाइनल आंसर का बात करें तो फाइनल आंसर हमारा ये दोनों होगा, दोनों होगा। आप चाहे तो इधर लिख भी सकते हैं, नंबर 1 था ना हमारा, इधर लिख ले क्या, थीटा इक्वल टू, इधर लिख ले रहे नीचे, इधर लिख ले रहे थीटा इक्वल टू n पाई और थीटा इक्वल टू n π/3 प्लस माइनस π/9, n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसे कर लेंगे डब्बे में बंद। ठीक है, तो इस तरीके से आप 10th का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में ये तो सेक में है ना, सेक में हमें आदत है क्या ना, बेटर कि हम इसे कॉस में ले जाएं। और कॉस में कैसे ले जा सकते हैं? 1 करके, सिंपल। इसमें क्या दिमाग लगाना है, 1/cos4 थीटा। और ये क्या बनेगा, 1/cos2 थीटा ना, राइट हैंड साइड 2। ये जितना भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इससे आपको सीखना है। क्या सीखना है कि इस तरह का सवाल आया तो इस तरीके से करना है, इस तरह का सवाल आया तो इस तरीके से करना है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप देखे जा रहे हैं, इससे सीखिए कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये बनेगा हमारा cos2 थीटा माइनस cos4 थीटा, राइट हैंड साइड 2 टाइम्स cos2 थीटा cos4 थीटा। 2 cos थीटा 4 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा करिए ना, आगे देखेंगे। cos2 थीटा माइनस cos4 थीटा, राइट हैंड साइड क्या बनेगा हमारा, कॉस ऑफ ए प्लस बी बोले तो 6 थीटा, प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी बोले तो कॉस ऑफ 2 थीटा। ये क्या है, cos2 थीटा दोनों तरफ है ना, तो कैंसिल हो जाएगा हमारा। सबको एक तरफ लाएंगे तो क्या बनेगा, cos6 थीटा प्लस cos4 थीटा इक्वल टू 0। cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या बनेगा हमारा, 2 टाइम्स cos ऑफ c प्लस d/2 बोले तो 5 थीटा हो जाएगा हमारा। cos ऑफ c माइनस d/2 बोले तो cos थीटा हो जाएगा हमारा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होने का क्या मतलब है कि cos5 थीटा हमारा 0 हो और cos थीटा 0। cos5 थीटा 0, 0 कहाँ पर होता है हमारा, 0 cos का वैल्यू कहाँ पर होता है हमारा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर। तो यहाँ से थीटा हमारा क्या आ जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ 5 को उस तरफ भेजेंगे तो π/10। और यहाँ से थीटा हमारा क्या आ जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 आंसर। तो ये दोनों होगा आपका थीटा का वैल्यू। बट यहां पर अगर आप अच्छे से देखें, इसमें इसका सारा वैल्यू कवर हो जाएगा। कैसे 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 कवर होगा वो भी देखिएगा। ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है ना, बोले तो क्या है यहाँ पर छुपा हुआ, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2,
13 पाई/2, 15 पाई/2। ठीक है, यहाँ तक ही रहने देते हैं, यहाँ तक ही रहने देते हैं। और इधर अगर देखें तो ये क्या लिखा हुआ है हमारा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/10 है, तो पाई/10, 3 पाई/10, 5 पाई/10, 7 पाई/10, 9 पाई/10, 11 पाई/10। अब देखिए हम कैसे बोल रहे हैं कि इसमें ये सब चीज़ छुपा हुआ है। देखिए यहाँ पर पाई/2 है, क्या यहाँ पर आपको पाई/2 नजर नहीं आ रहा है? ये एक्चुअल में ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 का ये जो चीज़ लिखा हुआ है हमारा, ये जो चीज़ लिखा हुआ है हमारा, इसका 5 टाइम्स ये है। समझ में आ रहा है? इसका 5 टाइम्स हमारा ये है, तो 5 पाई/10 और फिर 15 पाई/10 यहाँ पर बनेगा ना, 13 पाई/10, 15 पाई/10, तो 15 पाई/10 हमारा क्या आ जाएगा, 3 पाई/2। समझ में आ रहा है? इसका 5 5 का गैप में जो हमारा ये है वो इसका यहाँ पर बनता होने जाएगा। 7 पाई/2 यहाँ पर कब बनेगा हमारा, 7 पाई/2 बनेगा हमारा 35 पाई/10। इधर 35 पाई/10 आएगा ना हमारा, हाँ, तो 35 पाई/10 क्या बनेगा हमारा, 35 पाई/10 हमारा क्या बनेगा, 35 5 से 7 टाइम्स में और 10 5 से 2 टाइम्स में, तो 7 पाई/2। तो इसके अंदर ऑलरेडी ये सारा वैल्यू छुपा हुआ है। ये बड़ा सेट है, पाई/10 आपको लग रहा है कम, बट ये बड़ा सेट है। ठीक है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो अलग अलग ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका आंसर में कैसे दिया हुआ है एक बार देख लीजिएगा, आंसर भी हमने ही लिखा है ना। कौन सा क्वेश्चन था, 10th नंबर ना, आंसर में अलग अलग ही करके दिया हुआ है, ये सेकंड नंबर, कोई बात नहीं, आंसर में अलग करके दिया हुआ है, आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं, अलग अलग लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट समझ में आ रहा है ना हमें ये कि ये जो है हमारा बड़ा सेट है। मतलब यहाँ से जो हमें थीटा का वैल्यू मिलेगा वो इसका थीटा का वैल्यू कवर कर लेगा। तो फाइनल आंसर अगर हमसे पूछे सिंप्लीफाई वे में लिखना है तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/10। हाँ बोलेंगे सर ये क्या ड्रामा है, पीछे आंसर भी आप ही लिखे है, यहाँ पर भी आंसर आप ही लिख रहे हैं, तो कौन सा सही माने, दोनों सही है, दोनों सही है। दोनों कैसे सही है, पहली बात तो ये कि दोनों जगह हमने ही लिखा है, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये ज़्यादा सिंप्लीफाई तरीके से लिखा हुआ है, दोनों को क्लब करके लिखते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है ना कि इसके यहाँ से जो भी एलिमेंट मिलेगा वो इसमें ऑलरेडी कवर हो ही रहा है। और एक्चुअल में देखें तो इसका 5 टाइम्स करेंगे, नहीं इसका 5 टाइम्स करेंगे तो आपको ये मिलेगा। समझ में आ रहा है, ये मिलेगा। तो और इसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो ये जो हो गया ना हमारा सुपर सेट हो गया इसका। मतलब बोले तो इसे थीटा 1 अगर बोल दे, थीटा 2, तो थीटा 2 हमारा सबसेट है थीटा 1 का। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, हालांकि हम डिटेल में नहीं जाते, वो बाद में हम देखेंगे। सुपर सेट सबसेट अलग टॉपिक ही है पूरा हमारा, तो इस तरीके से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर देखेंगे। थर्ड नंबर के लिए तो स्लाइड बचा नहीं, स्लाइड ऐड करना पड़ेगा, रुक जाइएगा। टेंथ का थर्ड था ना हमारा ये, एक तरीके से तो हम सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं ना, इन क्वेश्चन से ही सीखना है आपको। अब टॉपिक ही हमारा ऐसा है कि ज़्यादा थियोरेटिकल पॉइंट है नहीं, तो क्या करें, आप ही बोलिए क्या करें। जो क्वेश्चन से ही सीखेंगे ना, थियोरेटिकल पॉइंट कुछ है ही नहीं ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में ना, बिल्कुल भी नहीं। जो बताना था वो लेक्चर नंबर 1 में ही हम बता दिए थे। अब बस मेथड देख रहे हैं, नाम का मेथड देख रहे हैं, एक तरह से तो हम क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं ना। ठीक है, हाँ एक छोटा सा ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज बचा हुआ है, वो भी अगर थियोरेटिकल पॉइंट ना बोले तो ज़्यादा सही रहेगा, वो भी क्वेश्चन से ही समझेंगे कि कैसे हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि कोई फिक्स मेथड नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने का। तो उस पर बात बाद में करेंगे जब वहां पर पहुंचेंगे, तो अभी फिलहाल इधर देखते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर देखेंगे। एक सेकंड रुक जाइए, कुछ गलत जगह ऐड कर दिया क्या मैंने, रुक जाइए।
हाँ अब ठीक है। थर्ड नंबर देखेंगे। थर्ड नंबर में हमसे क्या बोल रहा है, कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 3 थीटा। ठीक है, ऐसा करें थीटा और 3 थीटा को एक साथ ले आइए, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस 2 थीटा बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये हमारा बनेगा, 4 को उस तरफ ले जाएंगे तो 2 को अभी इधर ही रखिए, और इधर क्या बनेगा हमारा, कॉस ऑफ 2 टाइम्स कॉस ऑफ थीटा कॉस ऑफ 3 थीटा, और कॉस 2 थीटा को अभी बाहर ही रहने दीजिए, इधर राइट हैंड साइड 1। तो यहाँ से ये हमारा बनेगा 2 टाइम्स कॉस 2 थीटा, बाहर ही है 2 थीटा, अच्छे से लिखेंगे। अंदर में क्या बना हमारा, 2 कॉस ए कॉस बी, क्या बनता है हमारा कॉस ऑफ ए प्लस बी, क्या बनेगा कॉस 4 थीटा, माइनस सॉरी प्लस कॉस ऑफ, डिफरेंस कितना बनेगा हमारा 2 थीटा, राइट हैंड साइड 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 2 कॉस 4 थीटा कॉस 2 थीटा, और इधर 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, और 1 उस तरफ है ना, उसे भी इस तरफ ले आइए, इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 कॉस 4 थीटा कॉस 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1, क्या बनेगा आपका कॉस 4 थीटा बनेगा, इक्वल टू 0। कॉस 4 थीटा दोनों में है ना, तो कॉस 4 थीटा को आप कॉमन निकाल लीजिए, तो अंदर में 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होने का क्या मतलब है, या तो हमारा कॉस 4 थीटा इक्वल टू 0 है, या फिर 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो कॉस का वैल्यू तो 0 आपको पता है कहाँ पर होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पर। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ 4 उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा पाई बाई 8, और यहाँ से कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या आ गया हमारा माइनस हाफ। 0 से पाई के बीच कॉस का वैल्यू माइनस हाफ कहाँ पर आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस हमारा निगेटिव होता है ना, कहाँ पर पाई माइनस, याद है आपको या भूल गए, पाई बाई 3 पर हाफ होता है, तो माइनस हाफ कहाँ पर होगा हमारा, पाई माइनस पाई बाई 3 पर। सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है ना, 0 से पाई के बीच अगर बात करें तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कॉस ऑफ पाई माइनस, ये पाई है, पाई माइनस पाई बाई 3 बोले तो 2 पाई बाई 3 पर। तो यहाँ से जो 2 थीटा है हमारा वो क्या आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। तो जो थीटा है हमारा वो क्या आ जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। फाइनल आंसर का बात किया जाए तो क्या आ गया हमारा थीटा इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 8, और थीटा इक्वल टू यहाँ से क्या आया n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से हम इस सवाल को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा इसका थर्ड नंबर। काफ़ी लंबा हो गया क्या ये लेक्चर वीडियो, पता नहीं मुझे कितना टाइम हो गया। ठीक है आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मेथड 6। मेथड तो आपको पता ही हम बोल रहे हैं, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं है, आपको बस समझना है कि बात क्या चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, पानी पी ले क्या। हाँ देखेंगे यहाँ पर, अगर इस तरह का आपको कभी सवाल दिखे ना एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एक्स, ठीक है, तो आपको पता ही है कि रूट तो कभी निगेटिव हो नहीं सकता है। अगर रूट कभी निगेटिव हो नहीं सकता तो राइट हैंड साइड क्या है हमारा रूट है, वो निगेटिव नहीं हो सकता है, तो लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव हो सकता है क्या ना। अगर राइट हैंड साइड हमारा पॉजिटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारा पॉजिटिव ही होगा ना। तो इस तरह का कहीं भी आपको दिखे ना तो सबसे पहले ये कंफर्म कर लीजिए कि एफ एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है कि नहीं। और ऐसा क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड पॉजिटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपका पॉजिटिव होगा। दूसरा, रूट तो आपका पॉजिटिव होता ही है, लेकिन साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना रहता है कि रूट के अंदर का जो मसाला है, अंदर का मसाला बोले तो जी एक्स,
ये आपका कैसा हो, पॉजिटिव हो, क्योंकि अगर वो निगेटिव हुआ तो फिर रूट को प्रॉब्लम हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर इस तरह का एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एक्स आपका दिया हुआ है तो दो चीज आप चेक कर लीजिए कि एफ एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है कि नहीं, दूसरा जी एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है कि नहीं। अगर इन दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई नहीं करता है ना तो आपको आगे बढ़ने का जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट क्या बोलिएगा, नो सॉल्यूशन। क्या बोलिएगा, नो सॉल्यूशन। लेकिन अगर इन दोनों को सेटिस्फाई करता है तो इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल स्क्वायर कर दीजिए ना, रूट हट जाएगा। स्क्वायर कर दीजिए, रूट हट जाएगा। डायरेक्ट इसे क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे तो ज्यादा बात क्लियर होगा। देखेंगे यहां पर, जैसे इस क्वेश्चन को देखिएगा, साइन एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स। सबसे पहले हमें पता है कि जो एफ एक्स है लेफ्ट हैंड साइड, अगर राइट हैंड साइड रूट है तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दूसरा, रूट के अंदर का मसाला बोले तो 1 माइनस कॉस एक्स, ये भी हमारा कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तभी हम आगे बात करेंगे। तो साइन का वैल्यू पॉजिटिव कहां पर होता है हमारा, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। और 1 माइनस कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो यहां से क्या आ जाएगा, कॉस एक्स को उस तरफ ले जाइए तो लेस देन इक्वल टू 1। ये तो ऑलवेज ट्रू है ना, कॉस एक्स का वैल्यू तो 1 से कम ही होता है, ऑलवेज ट्रू। तो ये दोनों कंडीशन हम चेक कर लिए, तो ये तो ऑलवेज ट्रू है। और ये कंडीशन अगर आप ट्रू चाहते हैं तो एक्स आपका क्या होना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो हमें इतना पता है कि जो भी आंसर आएगा वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा, उसके बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि उसके बाहर आया तो इनिशियल कंडीशन ही हमारा फेल हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये दोनों है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्या बनेगा हमारा, साइन स्क्वायर एक्स, राइट हैंड साइड क्या बनेगा हमारा, मॉड ऑफ, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्या बनेगा हमारा, मॉड ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स। कई बार ना कुछ बच्चे ऐसा मिस्टेक करते हैं ना कि रूट हटा देते हैं और डायरेक्ट लिख देते हैं, जबकि ऐसा करना गलत है, क्योंकि रूट जब जाता है तो मॉड छोड़ देता है। इस बात का आप याद रखेंगे कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका एक्स नहीं होता है, मॉड एक्स होता है। समझ रहे हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा बनेगा मॉड एक्स, और हमें पता है कि ये पॉजिटिव होता है तो ये लिखने का जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस एक्स का वैल्यू तो 1 से हमारा कम ही आएगा। ठीक है, कम ही आएगा। हालांकि यहां पर जरूरत नहीं था ना, 1 माइनस कॉस एक्स है तो डायरेक्ट आप रूट हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर टाइप तो कुछ नहीं दिख रहा था ना यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो यहां से हम बोल सकते हैं आगे बढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, साइन स्क्वायर एक्स, इधर क्या है 1 माइनस कॉस एक्स, इसे कॉस में ले जाए ना, कॉस का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो साइन का ही बिगाड़ लेते हैं। क्या बिगाड़ेंगे, इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, राइट हैंड साइड 1 माइनस कॉस एक्स। ये क्या, 1 और 1 तो कैंसिल हो गया ना आपका, इधर से 1 और उधर से 1 कैंसिल, कॉस स्क्वायर एक्स को उस तरफ ले जाइए तो क्या बना आपका, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0। अब कॉस एक्स को कॉमन ले लीजिए तो अंदर में बचेगा कॉस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होने का क्या मतलब है, या तो हमारा कॉस एक्स 0 और कॉस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो कॉस का वैल्यू 0 हमें पता है कहां पर होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, और यहां से क्या आ गया, कॉस एक्स का वैल्यू 1, वो कहां पर होता है, 2n पाई पर ना, 2n पाई पर, 2n पाई पर। अब देखिए यहां पर एक प्रॉब्लम है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तभी हम आगे बढ़े थे ना। यहां से हमारा x क्या आया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 में तो हमारा नेगेटिव y एक्सिस भी आ गया ना, क्या वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है क्या ना। तो यहां पर अब बना करके देख लेंगे, क्या बना करके देख लेंगे, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के बीच कॉस का वैल्यू 0 का बात करें तो वो कहां पर होगा हमारा, पॉजिटिव y एक्सिस, बोले तो 2n पाई प्लस पाई बाय 2 होगा।
इसे हटा ले, डायरेक्ट लिखेंगे 2n पाई प्लस पाई बाई 2, और 2n पाई फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं, वहां पर साइन एक्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो फाइनल आंसर हमारा ये आ गया। तो अगर x का बात करें आप चाहे तो फाइनल आंसर लिख सकते हैं, क्या बनेगा आपका 2n पाई प्लस पाई बाई 2 और x इक्वल टू 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इस तरह का सवाल आपको कहीं पर भी दिखे तो क्या करना है, पहले fx और gx दोनों को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए चेक कर ले, उसके बाद ही आगे बढ़े। आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। सिंपल है ना। मेथड अगर आपको ये ना भी बताते तो कॉमन सेंस से क्या आप ऐसे नहीं सॉल्व करते, सॉल्व करते ही। तो क्या ये सब कोई थियोरेटिकल पॉइंट है क्या ना, डायरेक्ट हम क्वेश्चन देख रहे हैं ना, डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन पे हमला कर रहे हैं। हमला कर रहे हैं मतलब सॉल्व कर रहे हैं। हाँ कहाँ है, ये तो आंसर आ गया। अच्छा खत्म ही हो गया क्या हमारा, खत्म ही हो गया हमारा ये, कोई बात नहीं। कहाँ थे हम, किधर आ गए यार हम, किस गली आ गए। हाँ सारा का सारा क्वेश्चन तो सॉल्व भी कर लिया ना, और सारा का सारा मेथड देख लिए क्या ना। अभी भी 2 बचा हुआ है, 7th और 8 नंबर, 2 मेथड और बचा हुआ है। मेथड तो बस नाम के लिए बोल रहे हैं ना, आपको समझ में आ रहा है ना कि क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं। बट वो 2 मेथड से पहले ना अभी तक हम जितना भी सीखे, जैसे मेथड नंबर 1 से लेकर के मेथड नंबर 6 में आप जो कुछ भी सीखे उस पर काफी सारा क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लेंगे, फिर बढ़ेंगे मेथड नंबर 7 और 8 की तरफ। जो पहले पढ़े उसे तो डायरेक्ट करना है ना, पहले उस पर अच्छा से प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर 2 और मेथड जो बचा हुआ है आसान ही है वो बाद में देख लेंगे। पहले इन सभी पे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। चाहते तो वो दोनों को भी इधर ही लपेट लेते मतलब इधर ही डिस्कस कर लेते, बट ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि पहले जो पढ़े हैं उसे ही तो पूरा पहले सीख ले, समझ रहे हैं। तो वो छोटा सा रहने दे रहे हैं जानबूझ करके, ताकि पहले जो पढ़े उस पर थोड़ा क्वेश्चन देख ले। तो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो और उसका नेक्स्ट लेक्चर वीडियो और उसके बाद देखना पड़ेगा। ये सब हमारा सिर्फ क्वेश्चन ही डिस्कस करना बचा हुआ है। तो डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन आपको खुद से पेन पेपर एक बार उठा के सॉल्व करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कुछ क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, टेंशन नहीं लेने का जरूरत है। हम डिटेल में बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत सारा क्वेश्चन, और उन सभी क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करके आना है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। क्या ये लेक्चर वीडियो पूरी तरह से खत्म हो चुका है ना, एक छोटा सा नोट। अब बोलेंगे सर इतना जो लंबा चौड़ा लिखा हुआ है इसे पढ़ना जरूरी है क्या, हम बोलेंगे ना जरूरी है। फिर लिखा हुआ क्यों, ऐसे ही लिख दिए, भूल जाइए इसे, आप भूल जाइए, ऐसे ही लिख दिए, ऐसे ही लिख दिए। अब आप बोलेंगे सर ऐसे ही क्यों लिख दिए, ऐसे उन लोगों के लिए लिख दिए जिनके कान में आवाज नहीं जाता है। तो जिनके कान में आवाज नहीं जाता है तो वो लिखा हुआ पढ़कर समझ सकते हैं। जैसे होता है ना, बार बार बोलने के बाद भी आपके कान में आवाज नहीं जा रहा है, तो उन लोग के लिए लिखा हुआ है। और जिनको समझ में आ जाता है बोला हुआ, उनके लिए अब गौर से सुनिए। देखिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपका कुछ आंसर आएगा। आप आंसर की में देखेंगे कि आंसर ये तो थोड़ा दूसरा जैसा कुछ दिख रहा है, समझ में आ रहा है। आप सॉल्व करेंगे, आपका कुछ आंसर आएगा, और आप देखेंगे कि ये तो कुछ और लिखा हुआ है आंसर में, और आप वहां पर सोचेंगे कि शायद आपने कुछ गलती किया है और आपका आंसर गलत आया है, और आप फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठेंगे और फिर से आपका सेम आंसर आएगा। ये भी बता दे रहे हैं, फिर से आपका सेम आंसर आएगा। आप सोचेंगे कि आपका आंसर गलत है, पीछे देखेंगे पीछे से मैच नहीं किया, तो आप सोचेंगे कि आपका आंसर गलत है, फिर से सॉल्व करेंगे और सेम आंसर आएगा आपका, कोई फायदा नहीं होगा। हाँ कुछ के साथ ये हो सकता है ना, ये सोचेंगे कि मेरा आंसर सही है, पीछे ही आंसर गलत दिया हुआ है। ये भी सोच सकते हैं आप में से कुछ, ये भी सोच सकते हैं ना कि पीछे ही शायद आंसर गलत दिया हुआ है, जबकि दोनों में सच क्या है, दोनों ही सच नहीं है। कैसे सच कैसे नहीं है, देखिए आपने सॉल्व किया, आपका कुछ आंसर आया, आपने आंसर देखा, वहां पर कुछ आंसर लिखा हुआ है, आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों डिफरेंट है। अगर आपने सही सॉल्व किया तब का बात कर रहे हैं,
और मैंने सही आंसर लिखा है तब का बात कर रहे हैं, आपको लगेगा कि आपने कुछ गलती किया इस वजह से डिफरेंट आ रहा है। समझ में आ रहा है? बट ऐसा नहीं है अगर आपने सही सॉल्व किया है तो, बट ऐसा नहीं है, दोनों सही है। दोनों सही कैसे है? वो इसलिए सही है क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप जिस तरह से सॉल्व करें उसी तरह से एग्जामिनर भी क्वेश्चन को सॉल्व करे। समझ में आ रहा है? मान लीजिए आप लोग दोनों सेम तरीके से सॉल्व भी किए, लेकिन एग्जामिनर थोड़ा स्टाइल मारकर आंसर को लिखना चाहता है। समझ रहे हैं आप क्या कहने का मतलब? यह है कि किसी भी जनरल सॉल्यूशन को क्या सिर्फ हम उसी तरह से लिख सकते हैं जैसे आप लिखे हैं? ना, उसे लिखने का कई सारा तरीका होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपको बात समझ में आएगा। जैसे यहां पर देखिएगा, मान लेते हैं आप क्वेश्चन को सॉल्व किए, आपका आंसर आया, ये 2n पाई है ना, आपका आंसर आया ये एंगल π/3 मान लेते हैं, ठीक है। आपका आंसर आया ये एंगल। अब जनरल सॉल्यूशन का अगर बात करें तो आप क्या लिखेगा? 2n पाई, क्या लिखेगा? थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस π/3। क्या लिखेगा? 2n पाई प्लस π/3। अब मान लेते हैं आपका कोई दोस्त है, वो बोलेगा 2n पाई प्लस π/3। नहीं, हम थोड़ा स्टाइल मारकर लिखेंगे, और वो कैसे लिखेगा? अगर ये π/3 है, 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 120 डिग्री। बोले तो 2π/3। कैसे कैसे पता चला? टोटल 180 होता है ना, तो ये π/3, तो ये कितना होगा हमारा? 2π/3। तो आपका दोस्त थोड़ा स्टाइल मारकर कैसे लिख रहा है इसे? ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है। क्या इसे हम ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस 2π/3 लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एट द एंड हमें इसी एंगल को रिप्रेजेंट करना है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं -2π/3। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका एक और काबिल दोस्त आया, वो बोला नहीं, हम इन दोनों को रेफरेंस नहीं, हम इसे रेफरेंस मानेंगे। तो ये एंगल π/3, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ये π/3 बोले 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। बोले तो π/6। तो क्या इसे हम, ये कितना है हमारा? ये 4n + 1 टाइम्स ऑफ π/2 होता है ना, 4n लिखेंगे यहां पर +1 टाइम्स ऑफ π/2 माइनस π/6। अब आप पूछेंगे कि इन तीनों में सही क्या है? सब सही है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। एट द एंड आपको समझ में आ रहा है ना कि इस एंगल का बात हो रहा है? समझ में आ रहा है? तो कई बार ऐसा होगा कि जैसा आपका आंसर आया वैसा सेम टू सेम आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन दोनों का मतलब सेम है। समझ में आ रहा है? तो आपको ऐसा घबराना नहीं है, आप ऐसा ना सोचे कि आपका आंसर गलत आया, ऐसा ना सोचे, बिल्कुल भी नहीं। समझ में आ रहा है? और ऐसा कई बार होगा। हम भी यहाँ पर इतना सारा क्वेश्चन सॉल्व किए, हो सकता है कि आप उसे अपने तरीके से सॉल्व करें कभी और आपका आंसर डिफरेंट आए। आंसर सेम आएगा, आंसर हम गलत नहीं बोले, दिखने में बस डिफरेंट आए। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो ये तीनों एक ही बात है, तीनों एक ही बात है। तो आपको करना क्या है ना, आप 110% आपको कंफर्म ही चाहिए ना कि आपका जो आंसर आया और जो आंसर किए दोनों सेम है। यही आप सोच रहे हैं ना कि आप कैसे पता करेंगे कि जो हम निकालें वो 110% सही है? कैसे निकालेंगे? सिंपल है ना, जो आपका आंसर आया उसे इस तरह से बना के देख ले, और जो क्वेश्चन में आंसर की में जो आंसर दिया वहां पर भी आप ऐसे बना करके देख लीजिए, इस तरह से XY कोऑर्डिनेट बना करके एंगल देख लीजिए। अगर दोनों का सेम तो सेम, और 0 से 2π के बीच ही तो आपको देखना है, क्योंकि हम 0 से 2π ही देखते हैं ना, 0 से 2π ही देखते हैं और फिर जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, ये तो पता ही ना हमें। तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। और ये आप नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट n का वैल्यू पुट करिए आप अपना आंसर में, और जो आंसर की का आंसर है दोनों में n का वैल्यू पुट करिए, और 0 से 2π के बीच देख लीजिए कि दोनों का वैल्यू सेम, दोनों का एंगल सेम आ रहा है कि नहीं। दोनों का एंगल सेम, तो दोनों का जनरल सॉल्यूशन भी सेम, दोनों का जनरल सॉल्यूशन सेम, मतलब दोनों परफेक्टली मैच कर गया, तो आंसर सही है आपका। दोनों सेम ही चीज़ है, बस अलग अलग तरीके से लिखा हुआ।
तो आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। ये वाला आइडिया तो सबसे बढ़िया है ना, इस तरीके से एक्स वाई एक्सेस बना करके ऐसे ड्रॉ करके देख लीजिए, सब कुछ फंडा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। हम नहीं चाहते कि आप इतना पढ़े, तो आपको डिटेल में अच्छे से हम समझा दिए। और ये कहना जरूरी था, जरूरी इसलिए था क्योंकि अभी हम बहुत सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं, जिसे आपको खुद से सॉल्व करके आना है। तो अगर आंसर पीछे से आपका मैच नहीं करे तो आपको घबराना नहीं। आपको एन का एक तरीका तो ये है कि एन का वैल्यू रख करके देखिए, 0 से 2 पाई के बीच अगर सेम वैल्यू आ रहा है आपका और जो आंसर की में दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, सही है आपका। या फिर इस तरीके से आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट बना करके एंगल बना करके देख सकते हैं 0 से 2 पाई के बीच, तब भी आपका सेम है, तब भी आपका सही है अगर सेम आ रहा है तो। जैसे आप चाहे, जैसे आपको सही लगे। ठीक है, सारा खेल कॉमन सेंस का है, सारा खेल कॉमन सेंस का। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपके पास होगा, थोड़ा बहुत तो होगा ना कॉमन सेंस, इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा होगा। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो कॉमन सेंस आपके पास बहुत ही ज़्यादा है, तभी तो आप मुझसे पढ़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि होगा। और ये सब पढ़ने का जरूरत नहीं है, नहीं पढ़िए, बस ऐसे ही लिखा हुआ है। कहीं पे लिखा हुआ था तो बस हम उठा के डाल दिए, ऐसे समझ लीजिए। हम नहीं चाहते कि आप इधर पढ़े, और हम जो बोले हैं उसी को बस इंग्लिश में लिखा हुआ है, बस ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो लेक्चर वीडियो है आप अच्छे तरीके से पूरा अपना 100% फोकस होकर के देखे होंगे। देखे है ना, मान के हम चलते हैं कि आप देखे हैं। और इन सभी क्वेश्चन को भी आपको कहीं फ्यूचर में मन किया सॉल्व करने का तो आप कर सकते हैं। बाद में कभी आपका मन है कि चले रिवीजन के तौर पे सॉल्व करते हैं, तो सबका आंसर की भी यहाँ पर है, आंसर भी है यहाँ पर, आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, परफेक्टली ओके। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम पहले ही बता दिए क्या करना है, उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन, जिससे आपका कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।